तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल अध्ययन मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और हर दिन की तरह आज फिर आपका स्वागत है। तो सभी साथी एक बार जुड़िएगा और रात का काफी समय हो गया है ना। तो चलिए सभी छात्र छात्रा एक बार जुड़ेंगे क्लास में और फिर अपने टॉपिकों को लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है भाई, तो चलिए बेटा इन्हीं शब्दों के साथ में हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, जैसे आप सभी को ज्ञात है, वो क्रिया और एक हमारा टॉपिक होगा इसके साथ में काल। दोनों बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पहला मैंने लिखा है क्रिया और दूसरा यहां पे लिखा है आपका काल। पहला लिखा है आपका क्रिया और बेटा दूसरा लिखा है आपका काल। इसके हमने जितने भी PYQ अच्छे से अच्छा बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने उठा करके आपके इस प्रैक्टिस सेट में डाल दिए हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर ये क्रिया और काल के मतलब आप देख रहे होंगे, जब हमारी क्लास का पहला दिन था तो हमने क्वेश्चनों का लेवल किया था, लेकिन जब ऐसे ही हम बढ़ते जा रहे हैं, जो जो आपके एग्जाम की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने क्वेश्चनों का लेवल भी ऐसे ही उसी तरीके से आप इस क्लास का जो लेवल है क्वेश्चनों का वो बढ़ाना स्टार्ट किया है। इन क्लास के आप 78 क्वेश्चन है, आप अगर 78 में थे आप अगर 70 प्लस कर रहे हैं तो ये समझो कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की नहीं है, बहुत अच्छे लेवल की है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो होगा बेटा वो होगा आपका क्रिया। क्या होगा? तो सारे मेरे साथ में बोलेंगे भैया क्रिया। चलिए मुझे बताइए क्रिया कहते किसे हैं? आप सभी ने पढ़ा होगा कि क्रिया क्या होती है। ये तो हमको पता है कि भैया क्रिया जो होती है ये भी एक क्या है, आपका विकारी शब्द है। विकारी है या अविकारी है? बताइए। क्रिया जो है आपका विकारी शब्द है ना। आप सभी को पता होगा क्रिया क्या है, आपका विकारी शब्द है। चलिए मुझे बताइए कि क्रिया होती क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है? बताइए बताइए बताइए। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्रिया की परिभाषा क्या होती है लिखेंगे। क्या लिखेंगे परिभाषा? सारे मेरे साथ में बोलेंगे भैया वे विकारी शब्द वे विकारी शब्द। क्या विकारी शब्द? क्रिया कहते किसे हैं? क्रिया का काम क्या होता है? काम को करना। क्या होता है क्रिया का? काम को करना। तो वे लिखेंगे वे विकारी शब्द जो किसी कार्य को करने का बोध कराते हैं। मेरे साथ में बोलेंगे क्या भैया? क्रिया की अपने शब्दों में आसान सी परिभाषा क्या होगी? वे विकारी शब्द जो किसी कार्य को करने का बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगर आपसे एक नंबर में कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ क्रिया विकारी है या अविकारी है, तो सारे बोलेंगे भैया क्रिया, हमारे भैया ने बताया है क्या कि क्रिया जो होती है आपके विकारी शब्द होते हैं, है ना। जैसे मैं आपको लिख देता हूं, क्या ये जो क्रिया आपका शब्द बनता है, रेड पेन लेना है, ठीक है भाई जी। ये जो क्रिया बनता है वो किस किस धातु से मिलकर बनता है? बताइए जल्दी, है ना। आपको पढ़ा होगा आपने क्या कि भैया क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं जी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब आपकी समझ में आ रहा होगा भैया ये मूल रूप क्या है? हमारी तो यही बात समझ में नहीं आ रही है ना। आ रही होगी ना बात जी। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलिए जैसे मैं लिख देता हूं आपका, मैंने लिखा कोई भी क्रिया ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा लिख। क्या लिखा बेटा? मैंने लिख। और लिख में अगर मैं ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा? यहां पे बनेगा आपका लिखना। तो लिखना क्या होगी? आपकी क्रिया होगी। क्या होगी बेटा? क्रिया। और ये लिख क्या होती? लिख थी आपकी धातु। तो मतलब धातु में अगर ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका? लिखना। जैसे मैंने कह दिया यहां पे सो में अगर मैं ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या क्रिया बनेगी हमारी? वो बनेगी आपकी सोना। जैसे मैंने पी में हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका पीना। जैसे बेटा खा में हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा आपका? आप कह रहे होंगे भैया वो आपकी ना क्रिया, खाना क्रिया बनेगी। तो आप कह रहे होंगे कि भैया एक चीज तो हमारे समझ में आ गई, क्या कि ये जो लिख, सो, पी, खा, ना,
मतलब बहुत सारे शब्द, 1000 शब्द, मतलब बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो आप अपनी परिभाषा में लिख सकते हैं। आपको तो यह पता होना चाहिए कि भैया मूल रूप क्या होता है, धातु किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, मतलब ये चीजें आपको पता लग गई होगी, है ना। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, ठीक है भाई। और आप सभी को इतना भी पता होगा जो क्रिया का निर्माण करते हैं वो 3 तरीके से क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। पहला आपका संज्ञा, पहला होगा आपका संज्ञा से कर सकते हैं, दूसरा कहां से कर सकते हैं बताइए। हाँ हाँ बताइए, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बात लिख सकते हैं। क्रिया का निर्माण 3 तरीके से होता है। पहला होता है आपका धातु से, किससे होता है, धातु से। दूसरे नंबर पे होता है आपका संज्ञा से, और तीसरे नंबर पे होता है आपका विशेषण से। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिया कितने प्रकार से बनती है तो आप सब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भैया हमारे भैया ने बताया था। क्या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रिया का निर्माण, क्रिया 3 प्रकार से बनती है बेटा, 3 प्रकार से बनती है। अब एक एक चीज बताऊंगा अभी आपको। क्रिया 3 प्रकार से बनती है। पहला बनती है आपकी काहे से, क्या बताया मैंने अभी आपको, बताओ जल्दी, क्या बताया, पहले बताया मैंने कि क्रिया धातु से बनती है ना। दूसरे नंबर पे क्या बताया कि क्रिया संज्ञा से बनती है बेटा, काहे से बनती है, संज्ञा से बनती है। तीसरे नंबर पे क्या बताया मैंने, तीसरे नंबर पे बताया मैंने क्रिया विशेषण से भी बनती है। विशेषण से भी क्रिया का निर्माण किया जा सकता है। विशेषण से कैसे भैया, जैसे मैंने धातु, मैंने अभी पीछे क्या लिखवाया, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे खा, और खा से क्या बनेगा आपका खाना। जैसे मैंने यहां पे लिखा पा, तो पा से क्या बनेगा आपका पाना। जैसे मैंने यहां पे लिखा क्या, खाना पीना, यहां पे लिख दिया मैंने नहा, तो नहा में अगर मैं ना पढ़ता जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा आपका नहाना। या आप लिख सकते हैं खाना पीना रोना, रो में अगर मैं ना पढ़ते जोड़ दूंगा तो बेटा क्या बनेगा, यह बनेगा आपका रोना। अगर मैं पा में ना पढ़ते जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा आपका पाना, है ना। तो ये क्या है, ये किससे निर्माण हुआ, ये हुआ आपका धातु से। संज्ञा से कैसे निर्माण हो सकता है, जैसे बेटा मैंने कह दिया यहां पे लात से लतियाना, लात से लतियाना, है ना। ये किससे निर्माण हो रहा है, ये सारे बोलेंगे भैया ये संज्ञा से निर्माण हो रहा है। जैसे मैंने कह दिया बेटा बात से बतियाना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आएगी अभी और आगे आएगी, है ना। बात से बतियाना, लात से लतियाना, है ना। और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लात से लतियाना, बतियाना, कहलवाना, है ना। जैसे विशेषण में ले सकते हैं हम आपका दुहारा, दुहारा से क्या हो सकता है दुहारना, है ना। जैसे चिकना से क्या ले सकते हैं बेटा चिकनाना। तो ये सारे के सारे का निर्माण किससे हुआ है, तो आप बोलेंगे भैया ये निर्माण हुआ है आपका विशेषण से। किससे हुआ है, विशेषण से। अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे, आपसे पूछेगा कि भैया बताओ क्रिया कितने प्रकार से बनती है, तो हमारे सारे छात्र बताएंगे भैया क्रिया 3 प्रकार से बन सकती है। पहला धातु से, दूसरा संज्ञा से, तीसरा आपका विशेषण से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, है ना, या क्रिया का विभाजन कितने प्रकार से हो सकता है, बताइए जल्दी। बहुत अच्छे भाई, गुड। देखो अगर आपसे कोई पूछे एग्जामिनर क्या कि क्रिया का विभाजन कितने रूप में हो सकता है, तो आप बोलेंगे भैया क्रिया का विभाजन 2 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से बेटा, 2 प्रकार से। आसान से शब्दों में समझेंगे। पहला क्या होता है रचना, मेरे साथ में बोलेंगे रचना। दूसरा क्या हो सकता है रचना बनावट के आधार पर। पहला क्या हो सकता है बेटा, मेरे साथ में बोलेंगे भैया रचना बनावट के आधार पर। दूसरा किस तरीके से हो सकता है, दूसरा हो सकता है भैया प्रयोग के आधार पर। किस किस के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्रिया का विभाजन 2 प्रकार से होता है, कौन कौन से, पहला आप क्या बताओगे, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, रचना बनावट के आधार पर। दूसरा प्रयोग के आधार पर। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी भैया ये रचना बनावट क्या है, ये क्या है प्रयोग के आधार पर। सबसे ज्यादा तुम विचलते हो ना सकर्मक अकर्मक। आज तुम्हें ऐसा पढ़ा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे जीवन भर सकर्मक और अकर्मक आप अपने पुस्तकों भी पढ़ा दोगे लेकिन आप नहीं भूल पाओगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ ये कर्म भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल। हाँ यहां पे लिख सकते हैं आप कर्म, ये बात तो हम भूल गए थे जी। कर्म रचना बनावट के आधार पर 2 प्रकार से, सॉरी कर्म रचना बनावट के आधार पर, और एक होता है प्रयोग के आधार पर। अब इसकी हम थोड़ा सा बात करें तो जो कर्म रचना बनावट के आधार पर होता है बेटा, ये होता है आपका 2 प्रकार से। कितने पे बेटा जी, 2। पहला कौन सा होता है जी, दूसरा कौन सा होता है, 1 मिनट में क्लियर कर देंगे भैया। पहला होता है आपका सकर्मक क्रिया। कौन सा, सकर्मक क्रिया।
कौन सा? सकर्मक क्रिया। दूसरा कौन सा होता है लाडले बच्चे? दूसरा होता है आपका अकर्मक अकर्मक क्रिया। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? अगर आपसे कोई पूछे क्या कि बताओ जी, रचना क्रम रचना बनावट के आधार पर जो क्रिया के विभाजन होता है कितने प्रकार से होता है? दो। पहला होता है सकर्मक, दूसरा होता है आपका अकर्मक। अजी हमें तो सब पता है, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रयोग के आधार पर क्रिया का विभाजन कितने प्रकार से हो सकता है, तो सारे बोलेंगे भैया 5 प्रकार से हो सकता है। कितने? 5। पहला कौन सा होता है? मेरे साथ में बोलेंगे भैया, पहला तो हमारे भैया ने बता रखा है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होगा बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा कौन सी होगी? तो सारे बोलेंगे भैया दूसरी होगी आपकी संयुक्त क्रिया। एक एक के बारे में पढ़ेंगे अभी, नो टेंशन। दूसरी कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया। तीसरी कौन सी होगी लाडले बच्चे? तीसरी कौन सी होगी भैया? तीसरी लिख दो हमारी सामान्य क्रिया। कौन सी होगी? सामान्य क्रिया। चौथी कौन सी होगी? चौथी होगी बेटा जी नाम धातु क्रिया। और पांचवी बताओगे आप? बताओ जल्दी, मैं लिखूंगा नहीं है ना। चलो मान लीजिए आपके मास्टर जी भूल गए हैं, आप बता दो मुझे पांचवी कौन सी होगी, बोलो जल्दी। एक का भी कमेंट्स नहीं आया, इतने में तो भाई रेल आगे चली जाती है। तो मैं लिख देता हूं बेटा पूर्वकालिक क्रिया। क्या लिख देता हूं? पूर्वकालिक क्रिया। चलिए जी, बताओ बात समझ में आपकी आई या नहीं आई? अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार से हो सकती है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया और नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। भैया एक एक को पढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कराता है। भैया समझ में नहीं आया? जैसे मां पिताजी से बर्तन साफ करवाती है, मतलब माता स्वयं कार्य नहीं कर रही, किससे करा रही है? पिताजी से करवा रही है। तो मतलब क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। क्या बताई मैंने? प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा मैंने बताई बेटा जी कि जहां पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे से कराता है, तो कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आई जी? चलिए अब भैया के बारे में एक एक के बता दीजिए। सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है? बताओ या ना बताऊं? बता दो जल्दी। आप सबका कमेंट्स आ रहा है, भैया बता दो, बता दो। तो चलो जी बता देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए पहला हमने पढ़ा था सकर्मक और दूसरा पढ़ा था आपका अकर्मक। तो पहला टॉपिक लेंगे हम यहां पे, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब देखिए वही सबसे पहला तरीका क्या, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, ए जमा कर्मक। मतलब तोड़ना हम जब सीख जाएंगे ना तो ये समझ लो हमारी बात ही क्लियर होगी। ए का मतलब होता है क्या? जिसके सामने भी ए लगा होगा तो उसका मतलब होगा बिना। तो कर्मक का अर्थ क्या होगा? कर्म। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अर्थात हम कह सकते हैं बेटा बिना कर्म का। अब बिना कर्म मतलब भगवान ने इसको कर्म नहीं दिया क्या? नहीं जी, कर्म नहीं दिया भाई। मतलब इसकी परिभाषा लिखेंगे आसान सी भाषा में, क्या? अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव, अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। उलझाने को मैं ये भी लिख सकता था इसमें क्या कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। मतलब ये बेहुदा बात होगी। सीधा बताओ ना कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है ना, तो वहां पे क्या होगी आपकी अकर्मक क्रिया। दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या लिखेंगे भाई? पहली परिभाषा हमने याद लिख ली। दूसरी क्या लिखेंगे? अकर्मक क्रिया में 3 लिखवाऊंगा बस, और 3 ब्रह्मास्त्र कहीं भी छोड़ देना, किसी भी सवाल के ऊपर छोड़ देना, फोड़ के आएंगे उसको। ये एस कौन से है? S400 है बेटा जी। देखो अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में कर्म अनुपस्थित रहता है बेटा। क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। अब आप कह रहे होंगे भैया हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या लिखवा रहे हैं आप? अनुपस्थित। 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा, बस मेरे साथ में आप बने तो रहो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अजीब, ये भी बात समझ में नहीं आई। अकर्मक क्रिया में कर्म अनुपस्थित रहता है, यह भी बात समझ में नहीं आई। तीसरा तो लिखोगे क्या? अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में क्या होता है बेटा? अकर्मक क्रिया में क्या लगाने पर, क्रिया से पहले क्या लगाने पर
क्रिया से पहले क्या लगाने पर कोई जवाब या कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई उत्तर नहीं मिलता। बात समझ में आई ना जी? आई नहीं। 1 मिनट में अब क्लियर कर देंगे भाई मामले को, ठीक है जी। अब यहां पे इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने कह दिया राम सोता है, पहला एग्जाम्पल है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां लिख सकता हूं बेटा जी, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या मोहन गाता है। तीसरा एग्जाम्पल यहां लिख दूंगा, क्या लिख दो बेटा? चमक रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, पक्षी उड़ते हैं। चौथा एग्जाम्पल यहां लिख दूंगा। अब आप कह रहे होंगे भैया एग्जाम्पल तो जब 50 लिख दो, समझ में तो एक नहीं आया। अरे बेटा अब क्लियर कर देंगे। क्या मात, क्या लिखेंगे बेटा जी? बताओ किसके ऊपर बनाए? किसी के ऊपर, जिसका नाम ले दोगे उसी के ऊपर बना देंगे। बताओ जल्दी। बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो, अब ये जो मैंने 3 रूल लिखवाए, आपको कहा है कि भैया ब्रह्मास्त्र है, कैसे इनको ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करोगे हमें करके भी बता दो जी। देखो मैंने कहा अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव, पढ़ो ध्यान से, पढ़ोगे तो बेड़ा पार है भाई, बिना उसके कुछ नहीं। मैंने क्या कहा बेटा जी? मैंने कहा अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्या कहा? अकर्मक क्रिया होगी जी, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। अब यहां समझ लो, देखो राम सोता है, राम क्या करता है बेटा जी? सोता है। देखो राम क्या है इसमें? राम है बेटा कर्ता। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। काम को करने वाले क्या कहते हैं? कर्ता। सोता है, ये क्या है? ये है बेटा क्रिया। क्या है? क्रिया। अब आप इतने छोटे तो बच्चे होंगे नहीं, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया क्रिया क्या होती है। समझो, राम क्या है? कर्ता, सोता है क्या है इसमें? क्रिया। तो मैंने क्या कहा कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। सोता कौन है? तो सारे बोलेंगे भैया सोता तो राम है। क्या सारे बोलेंगे भैया सोता कौन है? तो सोता तो भैया राम है। तो मतलब यहां पे क्या है? किस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? आप सब बोलेंगे भैया कर्ता पर पड़ा है। किस पर पड़ा है क्रिया का प्रभाव? तो सारे बोलेंगे भैया कर्ता पर पड़ा है। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो बेटा कौन सा होगा? अकर्मक क्रिया। कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्यों होगी? क्योंकि भैया आपने पहले लिखवा रखा, क्या लिखवा रखा कि जो अकर्मक क्रिया जो होगी ना, या हाँ जी, इसमें बिना कर्म, मतलब कर्म नहीं होता, ये बिना कर्म की होती है। तो बिना कर्म के है, हाँ, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा, तो मतलब कर्म है ही नहीं, कर्म अनुपस्थित है। अकर्मक क्रिया में कर्म अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित नहीं है, बिल्कुल है जी। तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या कहा? अकर्मक क्रिया में क्रिया से पहले क्या लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। चलो जी, ये तीसरा ब्रह्मास्त्र भी यूज करके बता दो भैया, 1 मिनट में कर देंगे। देखो मैंने कहा राम सोता है, एक सोता है, क्या है ये? क्या है आपकी? ये है बेटा क्रिया। तीसरा ब्रह्मास्त्र क्या कह रहा? कहने लगे जी क्रिया से पहले क्या लगा के देख लो। लगाओ क्या? राम क्या सोता है? कोई जवाब नहीं मिला। राम क्या सोता है पता तो नहीं हमको ना जी, तो कौन सा होगा? अकर्मक होगा। तीनों ब्रह्मास्त्र कहीं भी यूज कर देना, वहीं पे दुश्मन को फोड़ के आएंगे। दुश्मन मतलब पॉजिटिव साइंस में लेंगे, साइंस में, साइंस बुलवा रहे हो मेरे से, ठीक है। चलिए दूसरा ब्रह्मास्त्र कहां है हमारा? क्वेश्चन ये रहा बेटा। क्या कहा इसने? इसने कहा है मोहन गाता है। तो गाना क्या है बेटा जी? मेरे साथ में बोलेंगे भैया, गाना क्या है? गाता है। ये कौन सी है? ये है बेटा क्रिया। क्या है? क्रिया। और मोहन क्या है? मोहन है आपका कर्ता। आप सभी को पता होगा क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो सारे बोलेंगे भैया मोहन मतलब कर्ता पर पड़ रहा है। तो जब कर्ता पर पड़ेगा तो कौन सा होगा? अकर्मक। ये भी हमारी बात क्लियर है। पक्षी उड़ते हैं, उड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा बेटा? वो पड़ रहा पक्षी मतलब कर्ता पर। बात समझ में आई या नहीं आई? बता दो मुझे। आप कह रहे होंगे भैया आज तो मामला क्लियर हो गया अकर्मक क्रिया का, अकर्मक का क्लियर हो गया, तो अब कहां का चलेंगे? अब अगला पढ़ेंगे बेटा जी। अगला भी पढ़ो ना फिर। अगला कौन सा है हमारा? भैया आपने अकर्मक तो बता दिया, अब सकर्मक का भी बता दो। चलो जी, सकर्मक को भी 1 मिनट में क्लियर कर देंगे भाई, है ना। चलो क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया। देखो
फिर वही सबसे पहला क्या करेंगे, ये दो शब्दों से मिलकर बना स जमा कर्मक। स का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, साथ। कर्मक का मतलब है कर्म, कर्म है ना। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात कर्म के साथ, कर्म के साथ। इसका मतलब कर्म साथ है क्या, हाँ जी भैया साथ है। कैसे साथ है, तो यहां पे इसकी पहली परिभाषा लिखेंगे बेटा जी, क्या, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया पहले लिखेंगे। इसमें कर्म उपस्थित रहता है, या ऐसे लिखेंगे, इसमें क्रिया का प्रभाव, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। बात समझ में आ रही है, हाँ जी भैया बिल्कुल आ रही है। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा जी, क्या, इसमें, ये तो लिखा है ना हमने, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। दूसरी क्या लिखेंगे, बताएंगे जल्दी, दूसरी क्या लिखेंगे बताएंगे। इसमें कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। दूसरा मैंने क्या पहचान बताई थी, इसमें क्या लिखेंगे, क्रिया से पहले, इसमें क्रिया से पहले क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है। आप कहेंगे भैया कैसे, अभी बताएंगे कैसे उत्तर प्राप्त हो जाता। पहली परिभाषा क्या लिखी, सारे बोलेंगे भैया इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर। जहां पर कर्ता पे पड़ेगा वहां पे क्या होगा, अकर्मक, और जहां पे कर्म पे पड़ेगा वहां क्या होगा बेटा जी, सकर्मक। इसमें क्रिया से पहले क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है। तीसरी परिभाषा क्या लिखेंगे, उसी ब्रह्मास्त्र की अपोजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो क्या था, अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर, लिख दिया उसका अपोजिट। अकर्मक क्रिया में कर्म अनुपस्थित रहता है, ये लिख दिया क्या हमने, ये, हाँ, तो अगले में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका, कि सकर्मक क्रिया में, सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित होता है, कर्म उपस्थित रहता है। अब आप कह रहे होंगे भैया समझ से बनी आई थोड़ी सी, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा भाई है तो। चलो जी एग्जाम्पल करके बता दो। मैंने यहां पे लिख दिया पहला, क्या, राम पतंग उड़ाता है ना। दूसरा मैंने लिख दिया, या ऐसे ना करके यहां पे लिखेंगे, क्या, राम सेब खाता है, बच्चे खेल खेलते हैं। या लिखेंगे बच्चे, दूसरा लिखेंगे बेटा जी, ये जगह कम रहेगी है ना, थोड़ा सा भाई मिट जा जी। यहां पे लिख देंगे बेटा, है ना, यहां पे लिख देंगे, मैं साइड में हो जाता हूं, क्या, बच्चे क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और एक और लिख देंगे भैया, हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसमें सारे, है ना। बताओ क्या लिखें, आप ही नाम ले दो जिसका, वही लिख देंगे भैया, है ना। क्या लिखे, हाँ चलो ये भी लिख सकते हैं, क्या, टाइपिस्ट महोदय कह रहे हैं हमारे भैया, ये लिख दो, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। बात क्लियर होगी जी। एक और लिखे, बताओ जल्दी, एक और लिखे क्या, बिल्कुल लिख दो भैया, क्या लिख दें, ये लिख दो, क्या लिखें बताओ, ये लिख दें, चलो जी ये लिख देंगे। कह रही जी सिपाही के ऊपर लिखो, सिपाही चोर को पकड़ते हैं, पकड़, है ना, सही लिखो मास्टर जी, सही लिख देंगे भाई, सिपाही चोर को पकड़ते हैं। बताओ बात क्लियर होगी या नहीं होगी, बात बिल्कुल क्लियर होगी भाई। देखो अब इसने क्या कहा है, पहला एग्जांपल इसने कहा है इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। मेन चीज क्या है बेटा, कर्म। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई,
क्या कहा है, एक बार और मेरे साथ में बोलेंगे, इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो सारे बोल रहे होंगे भैया क्रम पर पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या क्या दे रखा है, इसने पूछा कि इसमें क्रिया से पहले क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है। सकर्मक क्रिया में क्रम अनुपस्थित रहता है बेटा, क्या पूछा है, सकर्मक क्रिया में क्रम उपस्थित रहता है। अब देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्या है, राम सेब खाता है, राम क्या है बेटा जी, यहां पे क्या है राम, तो सारे बोलेंगे भैया राम है कर्ता, मतलब काम को करने वाला। खाता क्या है, इसमें खाता है बेटा जी क्रिया, आपको दिखाई दे रहा है, कम कम दिखा रहा है भैया, पेन कोई सा और ले लो जी। सेब, सेब क्या है इसमें, सेब है बेटा इसमें क्रम। देखो सबसे पहली परिभाषा लगाएंगे ये वाली, क्या है, इसमें क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ता है। मैंने कहा राम क्रिया क्या है, खाता है, राम खाता है, क्या खाता है, तो सारे बोलेंगे भैया सेब खाता है। तो मतलब आंसर आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया भैया। क्या आया, राम क्या खाता है, तो सारे बोलेंगे भैया राम सेब खाता है। ये क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो सारे बोलेंगे भैया क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर क्रम पर पड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सिपाही चोर को पकड़ते हैं, पकड़ता क्या है, इसमें पकड़ते हैं क्रिया है, और क्रिया सिपाही किसे पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, सिपाही चोर को पकड़ते हैं जी, किसे पकड़ते हैं, चोर को। फिर इसने कहा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये क्या है आपकी क्रिया है, ये क्या है आपका, ये बोलेंगे कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला। तो बच्चे क्या खेलते हैं, तो सारे बोलेंगे भैया बच्चे तो क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। फिर मैंने लिखा मैं पत्र लिखता हूं, तो मैं क्या लिखता हूं, तो सारे बोलेंगे भैया मैं तो पत्र लिखता हूं, क्या लिखता हूं, पत्र लिखता हूं। ये तीनों परिभाषा पढ़ जाना बेटा, ब्रह्मास्त्र है, और अकर्मक और सकर्मक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, अगर तुमने सही तरीके से तीनों ब्रह्मास्त्र को उस सवाल में, उस क्वेश्चन में आपका फिट कर दिया है ना। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, आई ना, बताओ जल्दी। चलिए अब आप कह रहे होंगे भैया ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन वो तो बता दो, क्या हमने वो भी तो आपने पढ़ाई थे क्या, कि प्रयोग के आधार पर, बेटा ये बहुत 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 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। आपने ये भी तो बताया था भैया, कौन कौन से, पहला आपने बताया था प्रेरणार्थक क्रिया, साथ साथ में बोलेंगे मेरी एग्जाम में 2 देगा आपसे, 2 नहीं देगा, या 4 दे देगा, एक कोई गलत दे देगा। प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी कौन सी बताई थी, संयुक्त क्रिया, फिर कौन सी बताई थी, सामान्य क्रिया बताई थी ना, हाँ जी भैया। चौथी कौन सी बताई थी, चौथी थी आपकी सामान्य, उसके बाद में कौन सी ले सकते हैं, चौथी ले सकते हैं बेटा नाम धातु क्रिया, स्पीड से करेंगे बेटा है ना। और फिर 5वीं कौन सी बताई थी भैया, नाम धातु प्रेरणार्थक संयुक्त सामान्य नाम धातु, और फिर कौन सी होगी, फिर होगी बेटा पूर्वकालिक क्रिया। तो सारे मेरे साथ में बोलेंगे, फिर कौन सी होगी बेटा जी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब देखेंगे, सबसे पहले अपना टॉपिक डालेंगे, क्या भैया प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब मैं बहुत स्पीड से कराऊंगा क्योंकि एग्जाम का समय, सिर्फ रिवीजन करना है। यहां पे लिखेंगे जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है, किसी दूसरे से कार्य कराता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं बेटा इसका, बताओ क्या ले सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं माताजी पिताजी से बर्तन साफ कराती है, क्या लिखेंगे, माताजी पिताजी से बर्तन साफ करवाती है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, राम श्याम से भोजन बनवाता है ना बेटा। क्या बोलेंगे, तो सारे बोलेंगे भैया क्या, राम श्याम से भोजन बनवाता है, राम श्याम से भोजन बनवाता है तो लिख दिया ना,
चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा एग्जांपल भैया एक और लिख दो बस। क्या लिखें? आसान सा लिख दो। अजी ना, हम तो हार्ड सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? माताजी पिताजी से बर्तन साफ करवाती है, राम श्याम से भोजन बनवाता है। एक लिख सकते हैं अध्यापक, हिंदी वाले गुरुजी हिंदी वाले अध्यापक बच्चों से हिंदी पढ़वाते हैं, बच्चों से हिंदी पढ़वाते हैं। अब देखो मैंने परिभाषा क्या लिखवाई बेटा? एक आसान शब्दों में फटाफट बताओ। जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है तो वहां पर कौन सा होगा? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक का अर्थ क्या होता है? जहां पर प्रेरणा दी जाती है। मतलब मैं कह रहा हूं आपको, बच्चों आप नोट्स क्यों नहीं बना रहे हैं? मतलब मैं नोट्स नहीं बना रहा, लेकिन बनवाऊंगा किससे? आपसे, है ना। मैं कह दूं माताजी राम से झाड़ू लगवाती है, मतलब माताजी खुद काम नहीं कर रही, लेकिन करा रही किससे है? राम से करा रही है ना। जैसे मैं कह दूं, जैसे मैंने लिखा कि मास्टर अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। मतलब यहां पे लिखेंगे अध्यापक बच्चों से हिंदी पढ़वाते हैं, मतलब जहां पर अध्यापक खुद पाठ नहीं पढ़ा रहे, लेकिन पढ़वा रहे किससे है? बच्चों से। जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराता है तो बेटा वहां पर होगा आपका कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई, एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं इसकी। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक दोनों में हो सकती है। लिखेंगे जल्दी। लिखेंगे क्या परिभाषा? आसान से लिख देंगे यहीं पे। अच्छा कट जाएगा ये, चलिए कोई बात नहीं भाई, यहां पे लिख देंगे हम। तो क्या प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक दोनों में हो सकती है। मतलब जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी बेटा वो सकर्मक एवं अकर्मक दोनों में हो सकती है। तीसरी क्या लिखेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार होते हैं बेटा। पहला कौन सा होता है? पहला होता है प्रेरक, और दूसरा कौन सा होता है बेटा? प्रेरक, और दूसरा होता है आपका प्रेरित। प्रेरक कर्ता और दूसरा होता है बेटा प्रेरित कर्ता। ये जो प्रेरक कर्ता होता है ये कौन होता है? ये कार्य स्वयं नहीं करता। यहां पे लिखेंगे यह कार्य, आसान शब्दों में कार्य करवाता है। ये क्वेश्चन आता है बेटा आपसे। और प्रेरक कर्ता क्या होता है? यह कार्य करता है, यह कार्य करता है। भाई एक मिनट रुकेंगे, आज तो एसी रूम टेम्परेचर पे चला दिया बहुत। अब ठीक हो गया भाई मामला। चलिए भाई, है ना। क्या लिखा है मैंने? यहां पे लिखा है मैंने प्रेरक करता। मतलब क्या होता है? प्रेरक, वही आसान सी भाषा में समझेंगे क्या कि भैया यह कार्य करवाता है और यह कार्य करता है। मतलब प्रेरक कौन होगा? जैसे माताजी राम से भोजन बनवाती है तो माताजी खुद नहीं बना दी, तो माताजी क्या है इनमें? प्रेरक। क्या है बेटा जी? प्रेरक। और प्रेरित कौन है बेटा? जो काम को करता है। तो माताजी राम से भोजन बनवाती है, और राम क्या है यहाँ पे? राम है बेटा यहाँ पे प्रेरित करता। क्या होगा? प्रेरित करता। चलिए भाई दूसरी क्रिया लिखेंगे। दूसरी क्रिया कौन सी थी आपकी? तो सारे बोलेंगे भैया दूसरी क्रिया कौन सी थी? तो सारे बोलेंगे भैया दूसरी क्रिया थी यहां पे संयुक्त क्रिया। कौन सी थी बेटा? संयुक्त क्रिया। चलिए भाई, तो दूसरी यहां पे लिखेंगे आपका, दूसरा नंबर होगा आपका संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया कहां पर होती है? जहां एक क्रिया के खत्म होने से पहले दूसरी क्रिया, आसान सी भाषा में जहां एक क्रिया के खत्म होने से पहले दूसरी क्रिया, जहां एक क्रिया के खत्म होने से पहले
दूसरी क्रिया साथ होती है, वहां पर कौन सी वो होगी आपकी संयुक्त क्रिया। दूसरी इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बताएंगे जल्दी, आसान से शब्दों में क्या लिखेंगे, जब दो क्रिया एक साथ प्रारंभ हो और एक साथ बेटा खत्म हो, क्या लिखेंगे, जब दो क्रिया एक साथ प्रारंभ, जब दो क्रिया एक साथ प्रारंभ होती है एवं एक साथ समाप्त होती है, यही लिख लेने, फाइनली यही करेंगे ना, एक साथ समाप्त होती है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी बेटा, संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ ही क्या है, मतलब एक से अधिक, वहां संयुक्त क्रिया होती है। सारे मेरे साथ में बोलेंगे, वहां पर कौन सी क्रिया होती है बेटा, संयुक्त क्रिया आपकी होती है ना। चलिए इसको कट मार देंगे, बस आपको याद रखना है संयुक्त क्रिया वहां पर होती है बेटा जहां पर एक से अधिक क्रिया आपकी होती है। अब इसके एग्जाम्पल बनाओ, क्या बना सकते हैं बताइए जल्दी, अपने दिमाग से बताओ, पहला एग्जाम्पल इसका हम क्या बनाए, पहला एग्जाम्पल बताओ क्या बना सकते हैं बेटा, क्योंकि जितना बेटा ये मैंने परिभाषा लिखी कि जब दो क्रिया होंगी ए और बी मान लो, तो एक साथ प्रारंभ होती है, मतलब प्रारंभ का मतलब एक साथ शुरू होती है और एक साथ समाप्त होती है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, तो सारे बोलेंगे भैया बहुत अच्छे, वहां पर होगी आपकी संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया बेटा जी, संयुक्त क्रिया। बताइए इसका एग्जाम्पल आप बता देंगे, अपने आप सोचें, किताबी परिभाषा में 10 बार लिख सकता हूं मैं, अपने आप से 10 बार लिख सकता हूं, 10 एग्जाम्पल लिख दूंगा, लेकिन बेटा जब तक अपनी सोच को डेवलप नहीं करेंगे तो मामला ऐसे ही रहेगा। अपनी सोच से बनाओ, क्या बना सकते हैं बेटा ना, बताओ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, गुड है ना। चलिए क्या बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं भाई, वह दौड़ते दौड़ते थक गया, ये भी बना सकते हैं ना, वह दौड़ते दौड़ते थक गया, वह दौड़ते दौड़ते थक गया। तो यहां पे एक में क्या है आपका, एक में है दौड़ना, दूसरे है आपकी थकना। एक जगह तो है आपका दौड़ना और दूसरी क्रिया है हमारी यहां पे क्या बेटा, बेटा जी ये बोर्ड गड़बड़ कर रहा है, पहली क्रिया बोलेंगे तो सारे बोलेंगे भैया पहली क्रिया होगी दौड़ना। अच्छा ऐसे भी कर देते हो आप तो गंदे बच्चे हो भाई। पहली दौड़ना और बेटा दूसरी क्रिया कौन सी थी, थक से थकना, है ना। ऐसे वह दौड़ते दौड़ते थक गया। चलिए दूसरा भी बताइए, कोई दूसरा एग्जाम्पल क्या बन सकता है बेटा, आपके बना हुए सारे लिखूंगा जितने आप लिख दोगे। हाँ ये भी बना सकते हैं, दाल में घी डाल देना, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, दाल में घी डाल देना, है ना। यहां पे क्या है, एक जगह घी और एक जगह दाल भी है और देना भी है ना। तो यहां भी क्या होगी आपकी, दो आपकी क्रिया होंगी, दाल में घी डाल देना, मतलब एक जगह डालना भी है और एक जगह आपका देना भी है। एक जगह क्या है आपका, एक जगह आपका डालना भी होगा और दूसरी क्रिया क्या होगी, दूसरा आपकी देना। दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं, दोनों क्रिया ही एक साथ आपकी चलती है। तीसरी कौन सी क्रिया थी बेटा, तीसरी थी आपकी सामान्य क्रिया। चलो तीसरा टॉपिक क्या था बेटा, सामान्य क्रिया। एक एक शब्दों में लिखेंगे जल्दी, सामान्य क्रिया की परिभाषा क्या होंगी। फिर कौन सी थी, फिर थी आपकी नाम धातु क्रिया, लिखेंगे जल्दी, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम स्पीड से बेटा, है ना, विशेषण से बनती है। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। कैसे कहेंगे भैया, जैसे मैं बना दिया यहां पे, हाथ से हथियाना। एक और लिख सकते हैं इसकी, क्या, इन क्रियाओं के अंत में, या ऐसे लिख करके लिख लेंगे थोड़ा सा, क्या, नाम धातु क्रिया में, नाम धातु क्रिया के अंत में आना और बेटा अवाना प्रत्यय लगा रहता है। आना और अवाना प्रत्यय लगा रहता है बेटा, एक परिभाषा लगा रहता है।
अगर तुमने परिभाषा परिभाषा पढ़ ली ना, और एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब ये परिभाषा आपके याद है और एग्जाम में क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा हूं, परिभाषा ही वो क्रीम है जो अपने शब्दों से बनाई हुई परिभाषा है। ठीक है, चलिए, तो मैंने लिखा है राम धातु क्रिया के अंत में आना और वाना प्रत्यय लगा रहता है। जैसे हाथ से बनेगा आपका हथियाना, जैसे बात से बनेगा बेटा बतियाना, जैसे लात से बनेगा बेटा लतियाना, है ना। तो ये सारी की सारी क्या होंगी, जैसे चिकना से बनेगा बेटा चिकनाना, विशेषण में अगर बात करें, है ना। जैसे दुहारा से बनेगा बेटा दुहारना, क्या बनेगा लाडले बच्चे, दुहारना। जैसे हम इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, क्या, पुलिस चोर को लतियाते हुए जा रही थी, तो कौन सी होगी बेटा, लतियाते हुए जा रही थी। तो हमको कौन सा है, लतियाते हुए जा रही थी, कौन सी क्रिया होगी बेटा, सारे बोलेंगे भैया नाम धातु क्रिया होगी। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या बेटा, देखो दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा, राम श्याम के साथ बतियाते हुए जा रहा था, बतियाते हुए जा रहा था। तो बेटा ये भी कौन सी होगी, ये भी आपकी कौन सी नाम धातु क्रिया होगी। जैसे बेटा हाथ से हथियाना, मोहन राम से क्या कर रहा था, हाथ से कोई भी एक क्रिया बनाओ अपने आप। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं भाई, क्या, बच्चे रास्ते में बतियाते हुए जा रहे थे, ये भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, है ना, गुड। ऐसे जब तुम उठते हो ना, बोलते हो, तो ऐसे मन खुश हो जाता है भाई। चलो सामान्य क्रिया को बताओ, सामान्य क्रिया को बताओ बेटा, है ना, लिख लेते हैं ना सामान्य क्रिया। चलिए बहुत अच्छे भाई, सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, जिसका नाम ही सामान्य तो खुद सामान्य होगी, मतलब क्या, जहां क्रिया, बताओ जल्दी, जब क्रिया को पूरा करने के लिए एक क्रिया की आवश्यकता या सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता होती है, तो वहां पे कौन सी होगी, सारे मेरे साथ में बोलेंगे भैया, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, जब क्रिया को पूरा, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ या केवल, भैया एक ही चीज लिखेंगे, सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता होती है ना, सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, तो वहां पे कौन सा होगा बेटा, वहां भी होगा आपका सामान्य क्रिया। जैसे एग्जांपल ले सकता हूं, सीता उठी। दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं, राम गया। चाचा, चाचा, मतलब बस यही बना सकते, चाचा उठा, चाचा रोया, मतलब जहां पर क्रिया क्या होगी, जहां पर क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता होगी, है ना। हाँ, राम गया, श्याम गया, सीता उठी, रामा उठी, सीमा उठी, कुछ भी बना सकते हैं भाई। मतलब बात क्या है, बात हमारी मेन चीज ये है, क्या होगी बेटा मेन चीज, मेन चीज सिर्फ ये है कि जहां पर क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद होना चाहिए। क्या होना चाहिए लाडले बच्चे, आप बोलेंगे भैया एक क्रियापद आपका होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, प्रेरणार्थक क्रिया हमने कर ली। हाँ आप बोलेंगे भैया हमने तो प्रेरणार्थक क्रिया बड़े अच्छे तरीके से कर ली। और क्या कर ली बेटा, कौन सी रहेगी अब, या सारी क्रिया पढ़ ली, बताओ जल्दी, बताएंगे भाई, है ना। चलो मैं भी चेक कर लेता हूं आपका कौन कौन सी पढ़ ली। भैया आपने प्रेरणार्थक क्रिया हमने पढ़ा दी, संयुक्त क्रिया हमने पढ़ा दी, सामान्य क्रिया हम लोगों ने पढ़ा दी, नाम धातु पढ़ा दी। कौन सी रहेगी, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए जी पूर्वकालिक क्रिया को पढ़ लेते हैं भाई। बताओ पूर्वकालिक क्रिया रहेगी ना, या करा दी वो भी, वो तो भैया सबसे पहले करा दी थी आपने। चलो पूर्वकालिक क्रिया रहेगी, है ना, बहुत बढ़िया भाई। पूर्वकालिक किसे कहते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ आप। मैंने लिखा यहां पे पूर्व, अरे भैया लिख जा यार, पूर्वकालिक क्रिया। तो भैया पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं, बताओ, पूर्वकालिक कहते किसे, बताओ। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, और कालिक का मतलब क्या होता है, समय। कालिक मतलब काल, मतलब जो समय पहले समाप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा पूर्वकालिक क्रिया, है ना। लिखेंगे जब, या जो क्रिया, या लिखेंगे जब क्रिया एक क्रिया को समाप्त कर, जब क्रिया एक क्रिया को, जब क्रिया एक क्रिया को, या जब क्रिया एक क्रिया को समाप्त कर
एक क्रिया को समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया में लिप्त हो जाए, दूसरी क्रिया में लिप्त, है ना बेटा? क्या लिखेंगे? लिखो जल्दी मेरे साथ में। जब क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया में लिप्त हो जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? तो सारे मेरे साथ में बोलेंगे भैया, वहां पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। बस इससे बाद क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, ये लास्ट है। वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। कैसे भैया? जैसे एग्जांपल देके बता दो भैया, क्वेश्चन कराओ। बिल्कुल कराएंगे भाई, बिल्कुल कराएंगे। जैसे मैं कह दूं राम सोकर खेलता है। दूसरा एग्जांपल अपने आप बताएंगे। आप बताओ जल्दी, 1 सेकंड का टाइम है, बस 1 मिनट में बता दो जल्दी, बता दो जल्दी, बताओ जल्दी। क्या? अच्छा, ये भी लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या? बड़ा अच्छा एग्जांपल, बच्चा दूध पीकर सोता है। बच्चा दूध पीकर सोता है। राम सोकर योग करता है ना? देखो क्या कहा था मैंने बेटा? मैंने कहा था पूर्वकालिक क्रिया वहां पर होती है जहां पर एक क्रिया समाप्त होती है और तुरंत उसके बाद में दूसरी क्रिया यहां पे लग जाती है ना, या स्टार्ट हो जाती है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर तुरंत दूसरे कार्य में लिप्त हो जाए। हाँ, क्रिया लिख लो, कर्ता लिख लो बेटा, कुछ ही लिख लो, समझ में जानी चाहिए बात। क्या? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया में लिप्त हो जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? तो सारे लाडले बच्चे बता रहे हैं भैया, वहां पर तो पूर्वकालिक क्रिया होगी। कैसे? जैसे राम क्या था बेटा? इसमें कर्ता था। राम सोकर क्रिकेट खेलता है, यहां पे लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे राम सोकर क्रिकेट खेलता है। क्या लिखेंगे? राम सोकर, पहले सोवा फिर क्या खेला? क्रिकेट। जैसे बच्चा दूध पीकर सोता है, पहले दूध पिया और फिर बेटा सोता है। राम सोकर योग करता है, मतलब पहले सोवा फिर क्या गया बेटा? योग। तो मतलब जहां पर एक क्रिया समाप्त होती है तो दूसरी उसके साथ में तुरंत अटैच हो जाती है, तो वहां पर क्या होगा बेटा? वहां पर होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। चलिए, बहुत अच्छे। आशा है कि मुझे एक आपकी जो मैंने जितने भी आपके क्रिया से क्वेश्चन कराए हैं, थ्योरी कराई है, ये आपकी बड़ी अच्छी तरीके से आपके समझ में आई होगी। ठीक है, 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटे में हम कितने 78 क्वेश्चनों को पोस्टमास्टम बड़े अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं। चलिए जी भाई, बहुत बढ़िया। सारे रेडी हैं क्या? बिल्कुल सर, हम तो रेडी हैं, आप करा दो बस। देखो, और मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 78 क्वेश्चन है लाडले बच्चे। 78 में से जिस जिसके 70 प्लस हैं वो मुझे कमेंट्स कर देना, और मैं आपको मतलब व्हाइट पेपर पर लिख के दे सकता हूं, एग्जाम में 100 प्लस करके आएंगे बेटा। सीटेट सॉरी यूपी टेट नहीं रुकने वाला आपका। ठीक है, अगर इस क्लास में आप 70 प्लस कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन बड़े उससे लाया हूं, लेकिन हाँ मैं ये समझ जाऊंगा कि भैया लेवल है आपके क्वेश्चनों का, है ना? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएंगे। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हिसाब से रखे हैं आपके पेपर को देखते हुए, आपके जो प्रीवियस ईयर डाटा है उसको रखते हुए, और उसके साथ में जितने भी टेट टीचिंग के एग्जाम है सबको बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन करके तब ये क्वेश्चन आपके लाया हूं। चलिए भैया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आधे घंटे 40 मिनट में हमको सारे खत्म करने हैं। चलिए, जब कर्ता एक क्रिया, देखिए भाई, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी क्या? नहीं। पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी क्या? या सहायक क्रिया या नाम धातु क्रिया? एक बार ध्यान से और पढ़ेंगे बेटा जी, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा इसने? इसने कहा है भैया, अरे भैया मैं क्यों लगा देता हूं, इसको हटाओ। अब देखें क्या कहा है इसने। जब कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। सबसे लास्ट का एग्जाम्पल एक ही बताया था भैया, पूर्वकालिक क्रिया। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था क्या? राम सोकर क्रिकेट खेलता है। राम सोकर क्रिकेट खेलता है। क्या कहा इसने? अब इसमें इसको अप्लाई करेंगे। क्या? जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर, पहले एक कार्य समाप्त करा क्या? सोने का, फिर दूसरा क्षण उसी क्रिया में प्रवृत्त हो गया। पहले सोवा फिर क्या खेला? क्रिकेट। तो बात क्लियर होगी। तो भैया यहां पे राइट ऑप्शन होगा पूर्वकालिक क्रिया। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आ गई जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। क्या पूछा है भाई? दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, नाम धातु क्रिया है क्या? नहीं। नाम धातु क्रिया की भैया आपने पहचान बताई थी, जो शब्द जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना कहीं है क्या? आप बोलेंगे नहीं भैया। करदंत क्रिया है क्या? नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? नहीं। आप बोलेंगे भैया यहां तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है भैया जी? इसमें तो हमको द्विकर्मक आ रहा है। अब आप कह रहे ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। बिल्कुल भाई, मैंने बताया था सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के बेटा कितने भेद होते हैं? तो सारे बोलेंगे लाडले 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका एक कर्मक क्रिया, दूसरा कौन सा होता है? द्विकर्मक क्रिया। ये बेटा छोरी छोरी नहीं, मैं ये कह रहा हूं जान है आपके पेपर की। पहली होती है एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया, या इसी को कहीं कहीं पर भेद बोलते हैं बहुकर्मक क्रिया। आप समझे? एक कर्मक क्या होती है बेटा? जिसमें एक कर्म उपस्थित होता है, जिसमें एक कर्म उपस्थित होता है। एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, 50 क्वेश्चन मत पढ़ो, बस वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। द्विकर्मक क्या होता है बेटा? जिसमें 2 कर्म उपस्थित, भैया कर्म ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना? जिसमें 2 कर्म उपस्थित होते हैं। कैसे भैया? बताओ तो जी हमको। जी देखो, जैसे इसने कहा कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो दीपा कौन है बेटा? यहाँ पे सारे बोलेंगे भैया दीपा यहाँ पे कर्ता, मतलब काम को करने वाली। खिलाया क्या है? खिलाया क्या है बेटा? ये क्या है आपकी क्रिया। तो मैंने बताया था आपको सकर्मक क्रिया की 2 पहचान। वो ब्रह्मास्त्र तो बताई थी, लेकिन एक बताई थी मैन क्या, और दूसरी बताना है बेटा किसको। ये उसमें नहीं बताई, लेकिन याद रखनी है क्या और किसको हर सेंटेंस में लगा के देखेंगे। देखो, दीपा ने गाय को क्या खिलाया, तो सारे बोल रहे हैं भैया चारा खिलाया, तो एक कर्म क्या हो गया इसमें? चारा। बात क्लियर होगी जी। दीपा ने किसको, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, क्या खिलाया? चारा खिलाया। बात क्लियर। क्या तो हमने लगा के देख लिया, अब क्या लगाना है? किसको। दीपा ने चारा किसको खिलाया, तो सारे कह रहे हैं भैया गाय को खिलाया, तो गाय भी क्या है बेटा? दूसरे वाला क्रम। तो कितने क्रम उपस्थित हैं? 2, तो इसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। और किसके अंतर्गत आएगी बेटा जी? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। बहुत अच्छे भाई, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। क्या पूछा भाई? रोहन चाय पीकर उठ गया, संयुक्त क्रिया है क्या? प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? नाम धातु क्रिया है क्या? नहीं। क्या होगा भैया? राइट ऑप्शन होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। क्यों होगी पूर्वकालिक? पहले चाय पी, फिर रोहन चाय पीकर बैठ गया, पहले चाय पी और फिर आपका बैठ गया। पहली क्रिया समाप्त हुई नहीं, लेकिन दूसरी क्रिया एक साथ उसके साथ में हो गई, है ना? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैंने बताया राम क्या है बेटा? राम है आपका कर्ता। सो रहा है, ये क्या है बेटा? ये है आपकी क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा? कर्ता पे। कर्म है क्या? नहीं। तो कर्म जिसमें अनुपस्थित होता है, तो बेटा वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा लाडले बच्चे अकर्मक। क्या होगा? अकर्मक। द्विकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें 2 कर्म उपस्थित होते हैं, 2 कर्म उपस्थित होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, तो वहां भी कौन सी होगी? वहां भी होगी बेटा द्विकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें कर्म उपस्थित होता है, स मतलब साथ, कर्म मतलब उपस्थित, जिसमें कर्म प्रेजेंट होगा जी, जिसमें कर्म उपस्थित होगा, है ना बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है बेटा, वहां पर होगी प्रेरणार्थक क्रिया। मास्टर बच्चों से झाड़ू लगवाता है ना? मास्टर बच्चों से पढ़वाता है, मास्टर बच्चों से खाना बनवाता है, राम श्याम से खेत जुतवाता है, मतलब कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता है बेटा, वहां पर होगी प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत अच्छे भाई। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? अरे हमारे बच्चों को सब पता है। क्या? बोल दो जल्दी मेरे साथ में, 1 2 3 या 4। सारे बोलेंगे भैया नाम धातु क्रिया। क्या होगी बेटा? नाम धातु क्रिया। हमको बताया हथियाना, चिकनाना ये किस प्रकार की है? ये आपकी नाम धातु क्रिया। और नाम धातु क्रिया की पहचान क्या बता रखी? जो क्रिया संज्ञा, ये बार बार इसलिए लिखता हूं बेटा जिसलिए कंठस्थ हो जाए चीजें, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से क्रिया बनती है उसको क्या बोलेंगे? आंखें बंद, उसको बोलेंगे बेटा नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं भाई? जो जहां पर 2 क्रिया एक साथ शुरू होती हैं और एक साथ अंत जिनका हो जाता है, मतलब एक साथ प्रारंभ होती है और एक साथ समाप्त हो जाती है, तो वहां पर कौन सी होगी बेटा? संयुक्त क्रिया। बात समझ में आई? संयुक्त। प्रेरणार्थक क्रिया कहां पर होगी?
जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराता है, वहां पर होगी बेटा जी प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत अच्छे भाई। निम्न में से भाववाच्य बताओ। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, पत्र नहीं लिखा जाता है। बताओ भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? भावों की प्रधानता होती है। भाववाच्य हमेशा अकर्मक होता है बेटा। क्या होता है? अकर्मक होता है। लिखेंगे भाववाच्य ऑलवेज, हमेशा अकर्मक होता है बेटा। क्या होता है? अकर्मक होता है। क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। श्याम पत्र लिखता है, श्याम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। मोहन से बैठा नहीं जाता। भाववाच्य में क्या होता है? हमेशा असमर्थता जहां पर दर्शाई जाती है, तो बेटा वहां भी कौन सा होगा? भाववाच्य होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? बुलवाना, समझना, बैठना या सुनना। बताओ। सुनना नहीं हो सकता, बैठना नहीं हो सकता, समझना नहीं हो सकता, तो बेटा राइट ऑप्शन क्या बच गया? बुलवाना। क्या बच गया? बुलाना या बुलवाना, है ना। क्या प्रत्यय जुड़ा है? आना। क्या प्रत्यय जुड़ा है बेटा? नेक्स्ट, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया। भैया हमारे बच्चों ने तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, जहां पे माता जी काम ना करके किसी दूसरे से करा रही है, दूसरे किससे? हमारे पिताजी से करवा रही है, तो वहां पे कौन सी होगी? बोल लो जल्दी। तो सारे बोलेंगे भैया वहां पर तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कौन सी होगी लाडले? सारे बोलेंगे भैया प्रेरणार्थक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहां पर होती है? जहां पर कर्म अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? सारे मेरे साथ में बोलेंगे, जहां पर कर्म अनुपस्थित होता है वहां पर होगी अकर्मक। तो सकर्मक कहां पर होगी? जहां पर कर्म उपस्थित रहता है वहां क्या होगा? सकर्मक। अज्ञार्थक क्रिया छोड़ो अभी। चलिए, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मतलब मैंने खुद पत्र नहीं लिखा, मैंने किससे लिखवाया? रमेश से। क्या होगा भाई? नाम धातु क्रिया होगी क्या? नहीं। संयुक्त क्रिया होगी क्या? नहीं। अनुकरणात्मक क्रिया होगी क्या? नहीं। बच गया क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। पत्र किससे लिखना चाहिए था? मुझे खुद लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं खुद लिखा, मैंने किससे लिखवाया? मैंने तो रमेश से लिखवाया है। ठीक है, तो कौन सी होगी बेटा जी? प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। क्या क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन पूछ रहा है राधा स्कूटी चला रही है, इसको काहे में बदलना है? इसको भाववाच्य में बदलना है बेटा जी। काहे में? भाववाच्य में। राधा स्कूटी राधा चलाई, अरे ये तो सेंटेंस ही गलत है। राधा स्कूटी चलाई, ये भी गलत सा लग रहा है भाई। राधा से स्कूटी चलती है, मतलब राधा से स्कूटी अपने आप चल देती है क्या? नहीं। तो क्या बच गया बेटा? राइट ऑप्शन एक ही बचा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। क्या बेटा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। और कल ना तुमने वो, मतलब क्या कहूं मैं, कल इतना दिमाग क्लास में खराब हो गया, इतना मतलब मन ही नहीं करा के क्लास कराने को, है ना। चलिए नेक्स्ट, मोहन बाजार पहुंच गया। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है बेटा जी? अनेकार्थक क्रिया है क्या? पूर्वकालिक क्रिया है क्या? अकर्मक क्रिया है क्या? या बेटा जी सकर्मक क्रिया है? बताइए। क्या पूछा है? मोहन बाजार पहुंच गया। मोहन क्या है बेटा? देखो यहां पे करेंगे, मोहन बाजार पहुंच गया। पता सबको है क्वेश्चन को, लेकिन इसको अप्रोच कैसे लेंगे बेटा जी? इस पे देखो, मोहन क्या है बेटा जी? मोहन है इसमें करता। पहुंच गया क्या है बेटा? ये है आपकी क्रिया, और ये क्या है? बाजार। ये है इसका कर्म। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन कहां पहुंच गया? क्या मोहन क्या कर रहा है? मोहन बाजार पहुंच गया। तो मतलब क्या लगाने पे जिसका उत्तर मिल जाए तो वहां पे होगी बेटा सकर्मक क्रिया, है ना। बहुत बढ़िया। सीता गाना गा रही है। सीता क्या गा रही है? तो सारे बोलेंगे भैया सीता तो गाना गा रही है, तो यहां भी कौन सा होगा बेटा? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? बताइए जल्दी भाई, अकर्मक वाक्य कौन सा है? बता दो 1 मिनट में जल्दी। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, मैंने कहा है अकर्मक क्रिया। मीरा गाना गाती है, राजू पत्र लिखता है। राजू क्या लिखता है? राजू पत्र लिखता है, तो भैया ये तो कौन सा होगा? सकर्मक होगा। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गाय घास खाती है, तो गाय क्या खाती है? गाय तो भैया घास खाती है। मीरा क्या गाती है? तो मीरा तो भैया गाना गाती है। तो इसमें अकर्मक कौन सा होगा? सिर्फ यही बचा बेटा। यही क्या होगा आपका इसमें? यही होगा इसमें आपका अकर्मक क्रिया, है ना। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताओ जल्दी, 1 सेकंड में बता दो। 3 होते हैं क्या? नहीं। 4 होते हैं क्या? नहीं। 5 होते हैं क्या? नहीं। कितने होते हैं बेटा? 2। हमारे भैया ने 2 ही बताते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं भैया। पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है भैया अकर्मक। क्या होता है? पहला होता है सकर्मक, दूसरा होता है बेटा अकर्मक। सकर्मक कहां पर होता है? जहां पर क्रम उपस्थित होता है। अकर्मक कहां पर होता है लाडले? जहां पर क्रम अनुपस्थित रहता है।
दूसरी पहचान क्या बताई थी मैंने सकर्मक की? सकर्मक में क्या होता है, इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर या क्रम पर? तो सारे बोलेंगे भैया इसमें क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ता है। अकर्मक में क्या होगा, इसमें जो क्रिया होगी उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ये बात ध्यान रख लेना भाई, जहन में बैठा लेना। कर्म वाच्य में प्रधान होगा, कर्म वाच्य में क्या प्रधान, विचार होगा क्या, कर्ता होगा क्या, भाव होगा क्या? कर्म की बात हो रही तो कर्म ही प्रधान होगा ना। जैसे मैंने कह दिया क्या क्या, मैं लिख देता हूं, माताजी छोले बना रही है। क्या बन रहा है तुम्हारे यहां पे आज? चलो मैंने कह दिया माताजी छोले बना रही है, तो माताजी क्या बना रही है, तो मतलब छोले बना रही है। माताजी क्या है यहां पे, कर्ता। छोले को कौन बना रहा है, माताजी। बना रही है क्या है, ये है बेटा क्रिया, और कर्म क्या है बेटा, छोले। तो कर्म क्या है, छोले। तो सबको छोले याद आए नहीं आए? हाँ जी, आज छोले खाएंगे है ना। तो माताजी छोले बना रही है, क्या बना रही है बेटा जी, छोले। तो छोले क्या है यहाँ पे, कर्म। तो पता लग गया, इसने कहा था कि कर्म वाच्य में प्रधान क्या होता है, कर्म वाच्य में तो भैया कर्म ही प्रधान होता है। चलो, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया जो दूसरे से कराई जाए भाई, है ना। जगाना, पढ़ना। पढ़ना तो नहीं हो सकती, बदलना भी नहीं हो सकती, चलना तो नहीं हो सकती। कौन सा बचा बेटा, राइट ऑप्शन एक ही बचा, जगाना, है ना। मैं आपको अभी रात को जगा रहा हूं, है ना। तो यहां पे मैं क्या हूं, मैं प्रेरणार्थक क्रिया हूं, जहां पे स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करा रहा हूं, आपसे करा रहा हूं। अरे भैया मैं तो स्वयं भी आपके साथ में कर रहा हूं, है ना। बहुत अच्छे भाई, देख लो क्रिया के मूल को क्या कहते हैं बेटा, धातु कहते हैं क्या, पद कहते हैं क्या, कारक कहते हैं क्या, समास कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? एक ही बचा राइट ऑप्शन, वो क्या है आपका, धातु। मैंने बताया था क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। कैसे बताया था मैंने, जैसे आपको बताया था क्या, खा में आप, खा क्या है, खा बेटा यहाँ पे मूल धातु है ना, मूल धातु। इसमें ना जब प्रत्यय जोड़ दोगे तो जो हमारी क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी बेटा खाना। ये क्या है बेटा, पी। पी में जब मैं ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगी आपकी पीना। जब मैं चल में ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपकी चलना। ये सारी क्या है, ये सारी है बेटा क्रिया। क्या होगी लाडले बच्चे, क्रिया। चलिए, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा समास होगा? जो इस क्वेश्चन को करेगा ये समझ लो उसका 10 रुपए इनाम। 10% नहीं भैया, 10 रुपए इनाम। कैसे, मतलब कैसे दूंगा, वो दूंगा मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। कौन से इंस्टाग्राम अकाउंट से, ऑफिशियली लिखेंगे, ऑफिशियली श्रद्धे पवार करके सर है, या श्रद्धे सर करके हो गया, श्रद्धे सर। चेक कर लेना, श्रद्धे ये नाम स्पेलिंग सही लिख देना, शायद आ सकता है भाई। मैं तो बहुत दिन हो गए चलाओ, आज डाउनलोड करता हूं फिर बताता हूं, है ना। ये जरूर होगा नाम, तो इससे दूंगा। चलो पहले इसका आंसर तो बता दो, अब काट लूंगा, फिर मैं सारे के सारे अगर ऑप्शन तुम्हारे गलत आए, आधे से ज्यादा के आंसर गलत हैं। अब एक बार मेरे साथ समझ लो, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो तो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा क्या? भाव सभी तो नहीं हो सकता, भाववाच्य की कोई बात नहीं हो रही, कर्म की कोई बात नहीं हो रही, तो बेटा यहाँ पे प्रधान होगा कृतवाच्य। क्या पूछा है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के, मतलब कर्ता कौन, काम को करने वाला, उसके अनुसार होगा तो कौन सा होगा बेटा जी, कृतवाच्य होगा। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नाम नहीं लिख सकता, पहला पी से बनेगा और लास्ट में आता है एस, तो समझ जाना, उस परीक्षा में आया था, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। चलिए, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम, राम क्या है बेटा, राम है यहाँ पे कर्ता, और खाता क्या है, खाता है, ये क्या है बेटा जी, क्रिया है। और खाता क्या है, मतलब खाता क्या है, तो सारे बोलेंगे भैया कर्म जो है ना वो है क्या है इसमें, सेब। और राम क्या खाता है, तो राम तो भैया सेम खाता है, और जिसमें कर्म उपस्थित होगा वहां पे होगी बेटा जी सकर्मक क्रिया। चोर उठ भागा, उठ भागा क्या है बेटा, ये है आपकी क्रिया। और चोर क्या है, चोर है काम को करने वाला, तो मतलब चोर उठ भागा, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चोर पर, कर्ता पर पड़ रहा है। और कर्ता पर जब पड़ेगा तो बेटा यहां पे होगी अकर्मक क्रिया, है ना। बहुत अच्छे। भाववाच्य में किस क्रिया की प्रयोग, भाववाच्य में किसका प्रयोग, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? भाववाच्य मैंने किस में बताया था, संयुक्त क्रिया में होता है क्या, सकर्मक में होता है क्या, द्विकर्मक में होता है क्या? क्या मैंने लिखा भी था, अकर्मक में भाववाच्य का प्रयोग ऑलवेज, हमेशा होता है। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, जाएंगे का मतलब भविष्य की बात कर रहा है, इस वाक्य का कृतवाच्य में आपको बताना है। उसने 2 पत्र लिखा, भाई ये नहीं भाषा हो सकती, उसने 2 पत्र लिखे, ये भी नहीं हो सकता। वह 2 पत्र लिखता है, नहीं भैया, राइट ऑप्शन होगा जो बच गया आपको, वह 2 पत्र लिखेगा।
जाएंगे, मतलब भविष्य की बात कर रहा, तो ये भी आपका लिखेगा, वह 2 पत्र लिखेगा, है ना। चलिए, कितने बच्चों का सही है? एक ने भी सही जवाब नहीं बताया भाई, ठीक है। और पेन टपक गया भाई इस पे, और ये समझ लेते हैं, हमारे यहाँ पे पुरानी कहावत है कि जिस क्वेश्चन में पेन टपक जाता है तो भैया वो 100% एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट, राम हंसता है, बताने की जरूरत नहीं है, हंसता क्या है बेटा इसमें? क्रिया। तो राम क्या है बेटा? राम है यहाँ पे कर्ता, तो जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है बेटा, वहां पर क्या होगा आपका? कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म जो है आपका अनुपस्थित है। चलिए, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, ये क्या है बेटा? क्रिया। मोर क्या है इसमें? कर्ता। तो यहां पे तो क्या है? यहां पे तो कर्म एक है ना। मोर क्या कर रहा है? मोर तो नाच रहा है, तो एक कर्म है। इसने क्या पूछा था? द्विकर्मक, मतलब 2 कर्म होने चाहिए। महेश रुगुण हो गया, महेश क्या हो गया बेटा? रुगुण। तो यहां भी कितने कर्म है? 1। राम ने रावण को मारा, राम ने किसे मारा? रावण को। तो यहां भी क्या कितने कर्म है बेटा? 1। हमको तो क्या चाहिए? द्विकर्मक। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, यहां पे लिख देते हैं डी ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन होगा बेटा डी। क्या? ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। देखो, ममता क्या है बेटा? यहां पे सारे मेरे साथ में बोलेंगे भैया, कर्ता। और खिलाई क्या है? खिलाई है बेटा क्रिया। और रोटी क्या है? रोटी है यहां पे कर्म। और कुत्ता क्या है? कुत्ता भी बेटा कर्म है। कैसे प्रयोग करके देखेंगे? मैंने बताया कि 2 चीजों का प्रयोग करेंगे जब भी द्विकर्मक होगी, एक क्या और दूसरी बेटा पहचान है किसको। क्या? क्या और किसको। देखो, ममता ने किसको रोटी खिलाई, या ममता ने क्या खिलाया? कुत्ते को क्या खिलाया? तो सारे बोलेंगे भैया ममता ने क्या खिलाया? रोटी। ममता ने कुत्ते को क्या खिलाई? तो सारे बोलेंगे भैया ममता ने कुत्ते को क्या खिलाई? तो सारों का जवाब आ रहा है भैया रोटी खिलाई। तो एक क्रम तो कौन सा होगा बेटा? ये वाला हो गया। दूसरा प्रयोग करके क्या देखेंगे? ये वाला, किसको। ममता ने रोटी किसको खिलाई? तो सारे बोलेंगे भैया ममता ने तो कुत्ते को खिलाई। तो क्रम कितने हैं बेटा? 2। और जब 2 क्रम होंगे तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा डी। चलिए, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो उसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? मतलब इसने कहा अगर दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो उसकी प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहां पर होती है? जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके बेटा किसी दूसरे से कराता है। बार बार चीजों को मैं रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूं जिससे आपकी चीजें कंठस्थ हो जाए, है ना। बहुत बढ़िया। तो लगाएंगे दौड़ाना, दौड़वाना, रुकना, दौड़ना। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा, बताओ जल्दी। जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कर रहा है, दौड़ाना या दौड़वाना, बताइए जल्दी। आप सब बोलेंगे भैया इसका राइट ऑप्शन होगा दौड़वाना। खुद कार्य नहीं कर रहा, दूसरे से दौड़वा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक। मैं गेहूं पीसता हूं, तो भैया मैं क्या पीसता हूं? गेहूं। तो भैया कर्म है इसमें तो, और कर्म होगा तो ये कौन सा होगा? ये तो भैया सकर्मक होगा। पानी बरस रहा है, राम मोहन को रुला रहा है, श्याम लिखता है, क्या लिखता है? निबंध लिखता है। तो बेटा यहां भी क्या होगा? यहां भी होगा आपका सकर्मक क्रिया। यहां भी क्या होगी लाडले? सकर्मक क्रिया। राम मोहन को रुला रहा है, पानी बरस रहा है। तो राम किसको रुला रहा है? तो सारे बोलेंगे भैया मोहन को रुला रहा है, तो मोहन को रुला रहा है। तो यहां भी क्या होगा बेटा जी? सकर्मक। तो पानी बरस रहा है, बरस क्या रहा है? पानी। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है बेटा कर्ता पर। कर्ता इसमें आपका उपस्थित है या नहीं है? पानी कोई कर्ता थोड़ी है काम को करने वाला। तो यहां भी होगा बेटा आपका अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया का मतलब है, तो राइट ऑप्शन होगा आपका बी। कौन सा होगा बेटा? बी। चलिए, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने के निर्देश दिए। अच्छा क्वेश्चन है, 100%, है ना। चलिए, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने के निर्देश दिए, बताइए भाई जल्दी बताइए भाई, बता दो। आप कह रहे होंगे भैया जिलाधिकारी ने, इसमें कौन सा वाच्य है? जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने के निर्देश दिए, कर्म वाच्य है क्या? नहीं। कर्म और कृत वाच्य है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा बचा बेटा? कृत वाच्य। क्यों होगा? जिलाधिकारी कौन है? जिलाधिकारी यहां पे कर्ता है।
काम को करवाने वाला है। जिलाधिकारी ने कहा, कहने लगा सबको उपस्थित रहना है, 8 बजे सबको आ जाना है। तो मतलब सारे जो हमारे बागी कर्मचारी थे सारे सारे दौड़े दौड़े आए 8 बजे और 8 बजे उपस्थित हो गए। लेकिन किसका आदेश था? तो काम को करवाने वाला कौन था? सिर्फ एक आदमी था जिसका नाम था जिलाधिकारी। तो यहां पर किसकी प्रधानता होगी बेटा? कृतवाच्य की प्रधानता होगी। चलिए, मीरा, अपने आप ही जा रहे हो भाई आगे? चलिए भाई, मीरा जोर से हंसी। तो ये जोर से हंसी, ये क्या है बेटा? ये है आपकी क्रिया, है ना। और मीरा क्या है लाडले? तो मीरा है इसमें कर्ता, मतलब काम को करने वाली। तो हंसी कौन? मीरा। तो मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा? तो सारे बोलेंगे भैया क्रिया का प्रभाव जो पड़ रहा किस पर पड़ रहा है? वो पड़ रहा है कर्ता पर। और जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो तो वहां पे होगी बेटा अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी लाडले बच्चे? अकर्मक क्रिया। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? आप कह रहे होंगे भैया सारी समझ में आ रही है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बच्चा क्या पढ़ रहा है? तो सारे बोलेंगे भैया बच्चा तो अखबार पढ़ रहा है। बच्चा क्या पढ़ रहा है? तो सारे बोलेंगे भैया बच्चा अखबार पढ़ रहा है। और जब क्या लगाने पर जिसका हमें उत्तर मिल जाए तो वहां पे होगी सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म उपस्थित रहता है। चलिए, मोहन ने आम खाया। तो मोहन ने बेटा क्या खाया? आम खाया। तो आम क्या है यहाँ पे? कर्म। इसने क्या पूछा? कर्म। तो कर्म क्या होगा बेटा? राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, मतलब आम। अगर आपसे पूछे कि इसमें कर्ता कौन है तो कर्ता कौन है बेटा? मोहन। क्रिया क्या है बेटा इसमें? खाया, है ना, यही तो क्रिया है। बहुत बढ़िया, खाया, बहुत बढ़िया। चलिए, उसने मुझे पत्र लिखवाया। मुझसे लिखेंगे भाई यहां पे, ये सही होगा मुझसे। उसने मुझसे पत्र लिखवाया, यह कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया? संयुक्त तो नहीं हो सकती भाई। उसने मुझसे पत्र लिखवाया, तो लिखवाया क्या? पत्र। किससे लिखवाया? मुझसे। तो मतलब सकर्मक अकर्मक का तो कोई मतलब नहीं बैठ रहा। मतलब जहां पर कार्य स्वयं कार्य नहीं करना, करना था मुझे, लेकिन मैं पत्र किससे लिखवाया? किसी दूसरे से लिखवाया। और जब दूसरे से लिखवाया तो राइट ऑप्शन एक ही बचेगा बेटा, वहां पर होगी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया लाडले बच्चे? प्रेरणार्थक क्रिया। बताओ बात समझ में आ रही है या आपके नहीं आ रही है? बताओ। हाँ, आवाज बिल्कुल प्रॉपर क्लियर है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सारे मेरे शेर जिस दिन 2, 3 और 4 जुलाई को होगा आप अच्छा करके आएंगे, है ना। चलिए, क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? बताओ। क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया, नाम धातु का मैंने कहीं ऐसा लिखवाया है क्या? नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया में कहीं ऐसा लिखवाया है क्या? नहीं। अकर्मक में कहीं ऐसा लिखवाया है क्या? नहीं। भैया आपने एक ही चीज में योग का जिक्र किया था, वो था आपकी संयुक्त क्रिया। और बात से भी समझ सकते हैं कौन सी होगी लाडले? संयुक्त क्रिया। चलिए, सकर्मक क्रिया में क्या आवश्यक होता है? जो आपकी सकर्मक क्रिया होती है बेटा जी, उसमें क्या आवश्यक होता है? क्या आवश्यक होता है? सकर्मक क्रिया में कर्ता होता है क्या भाई? विशेषण होता है क्या? क्रिया विशेषण होता है क्या? नहीं जी। सकर्मक की तो पहचान ही क्या है कि स जमा कर्म, और स जमा कर्म का मतलब है साथ में कर्म, मतलब साथ में कर्म होना चाहिए, साथ में कर्म उपस्थित होना चाहिए, तभी हम आपको सकर्मक मानेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्रम की प्रधानता होती है बेटा जी। बच्चा रोता है। रोता क्या है बेटा जी? सारे बोलेंगे भैया रोता है इसमें क्रिया। और बच्चा क्या है इसमें? बच्चा है इसमें कर्ता। बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी। तो सारे बोल रहे हैं क्या राइट ऑप्शन लगा दूं आपका? राइट ऑप्शन लगा दूं बेटा सकर्मक? अजी नहीं, राइट ऑप्शन लगा दो आपका अकर्मक। क्या बेटा? अकर्मक। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक चल गया वो चल गया आपका काल। और मैं जल्दी क्लास को खत्म करने का काम करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है काल के 3 भेद होते हैं। आप सभी को पता है वो भी कौन सा? पहला होता है आपका भूतकाल, दूसरा होता है लाडले बच्चे वर्तमान काल, और तीसरा होता है आपका भविष्य काल। और आप सभी को इतना पता होगा काल किसे कहते हैं? काल कहते हैं बेटा समय को। मतलब जो समय में, काल किसे कहते हैं? समय को। जैसे कह देते ना कि उस काल की बात है तो उस समय की बात है। और समय 3 ही होते हैं। भूतकाल कौन सा होता है बेटा? जो बीत गया। मतलब आपने देखा होगा जैसे कोरोना काल, तो कोरोना काल का तो 2020 में था। अब आप आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे, कहने लगा हमारे समय पे एक ऐसा महामारी आई थी जिसे हम कहते हैं कोरोना काल, है ना। वो सन था 2020 और 21। जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, एक बुजुर्ग अवस्था में चले जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को आप ऐसे बताया करोगे
वर्तमान काल वो होता है बेटा क्या, जो वर्तमान में चल रहा है। ये क्या है आपका, ये वर्तमान काल है। बताने के क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आप यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप सभी को ये सब चीजें, बेसिक चीजें पता होगी। भविष्य काल क्या होगा, जब आप भविष्य में दरोगा बन जाएंगे, सॉरी दरोगा कह रहा हूं, मास्टर जी बन जाएंगे। भविष्य काल क्या होगा, आने वाला समय, आने वाला समय, है ना। तो आने वाला समय क्या होगा लाडले, भविष्य काल। आप सभी को पता है क्वेश्चन क्या आएगा कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, है ना, और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के बेटा जी 5 भेद होते हैं, और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3। और आप मुझे बताओगे कि कौन कौन से भेद होते हैं। मैं पी लेता हूं उतना पानी आपका। बताओ जल्दी। हाँ जी, आप सभी को पता है कि भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, और आपका पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और कौन सा होता है, एक होता है आपका संदिग्ध भूतकाल, है ना। चलिए, बात समझ में आ रही है आपकी। हाँ जी भैया बिल्कुल आ रही है बात समझ में, है ना। ऐसे ही बेटा भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, और क्या होता है, और होता है बेटा आपका हेतु हेतु भविष्यत काल। क्या होता है लाडले बच्चे, हेतु हेतु भविष्यत काल। ठीक है, चलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ में क्वेश्चनों को करते हैं फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। ये सब मुझे पता है कि आपने पढ़ रखा है। चलिए बताइए, यहां पे बताएंगे कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल बताइए। कल, कल किसकी बात कर रहा है बेटा, भविष्य की बात कर रहा है। मतलब भूतकाल कौन सा होता है, जो बीत गया है। वर्तमान काल कौन सा होता है बेटा, जो अभी चल रहा है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जो बीत गया है। तो यहाँ पे कल तापमान अधिक होगा, कल किसने देखा है, मतलब भविष्य की बात कर रहा है ना। चलो, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल बताओ। देखो, पूर्ण भूतकाल होगा क्या, अपूर्ण भूतकाल होगा क्या, हेतु हेतु मत भूतकाल होगा या बेटा आसन भूतकाल होगा। ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने आम खा लिया है, तो मैंने खा लिया है मतलब अभी अभी जो खाई क्रिया होती है उसमें होता है बेटा आसन भूतकाल। कौन से होता है, आसन भूतकाल। ना पूर्ण भूतकाल होगा ना अपूर्ण होगा ना बेटा हेतु हेतु आपका भूतकाल होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें संभावना यही नहीं पता कि यह चीज होगा या नहीं होगी। जैसे मैंने सामान वही रखा था, रखा था तो मतलब भाई भूतकाल का है, हो सकता है, लेकिन इसमें संदिग्ध तो नहीं लग रहा, तो भाई ये नहीं हो सकता। मैंने वही सामान रखा होगा और संदिग्ध कह रहा है भाई ये हो सकता है भाई, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई, बी। मैंने वही सामान रखा था, ये था वाले तो होंगे ही नहीं क्योंकि बात क्लियर होगी, और हमको तो ऐसा चाहिए जहां पर संदिग्धता बनी रही, कहने लगा सामान रखा होगा, क्लियर कुछ नहीं है। चलिए, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। एक मुझे ना तो इसकी थ्योरी पता, आप ऐसे करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और ना इसके आंसर देने, कैसे आंसर दूंगा अब मैं समझा देता हूं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे ना आप किस तरीके से, कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखें, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, मतलब क्या होता है, 3-4 लोग बूढ़े बैठे हैं गांव में, है ना, वो कह रहे हैं, कहने लगा ये बारिश हुई ना रात, अगर ये ना होती या 6 महीने पहले जो ये बारिश हुई थी तो आज सूखा नहीं पड़ता। इतने भगवान जी ने पानी बरसा दिया, अब तो मतलब सूखा ही सूखा है, अब टाइम है, पानी नहीं आ रहा है ना बारिश आ रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। संभाव्य भविष्यत काल मतलब आने वाले समय की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, वो बात कर रहे हैं यदि बारिश होती तो ये आज सूखा ना पड़ता। हेतु हेतु मत भविष्य की बात कर रहा है क्या, संदिग्ध भूतकाल की बात कर रहा है क्या, या हेतु हेतु मत भूतकाल की बात कर रहा है, बताइए बताइए जल्दी। भविष्य तो नहीं हो सकता भाई बिल्कुल भी, या तो ये होगा या ये होगा, बताइए। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। आपकी तरफ कोई देख रहा हूं, और बताओ। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। 10 सेकंड का आपके पास समय है, बताओ। संदिग्ध भूतकाल होगा या हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। बहुत बढ़िया भाई, चलो मैं आपको इसी क्वेश्चन को होमवर्क देता हूं। क्या दे देता हूं आपका, होमवर्क। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। अब भी 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, संदिग्धता की कहीं बात हो रही है क्या, नहीं, तो बेटा राइट ऑप्शन होगा हेतु हेतु
मध्य भूतकाल। ठीक है, चलिए। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब अपूर्ण होगा क्या नहीं, संभाव्य होगा नहीं, संदिग्ध होगा क्या नहीं, बात क्लियर होगी है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, पूर्ण वर्तमान काल है की बात, मतलब अभी जो वर्तमान में है। आगे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, मतलब कभी भी संध्या को पानी बरस सकता है, वर्तमान काल की बात हो रही है कि नहीं, या तो भूतकाल की बात हो रही है कि नहीं। पानी बरसे मतलब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, और भविष्य में भी क्या होगा बेटा, सामान्य भविष्य काल या संभाव्य भविष्य काल, बताइए जल्दी, दोनों में से। कदाचित संध्या को पानी बरसे मतलब अभी तक क्लियर कुछ नहीं है, तो यहां पे होगा लाडले बच्चे संभाव्य भविष्य काल, मतलब कदाचित संध्या को पानी बरसे, लेकिन कब पक्का नहीं है, बरसेगा भी नहीं बरसेगा, लेकिन बरसेगा शाम को। चलिए, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, ऐसी संभावना कही जा रही है, संदिग्ध नहीं, सामान्य नहीं, संदिग्ध नहीं। तो यहां पे राइट एक ही ऑप्शन बचा जिसका नाम है संभाव्य भविष्यत काल। क्या कह रहा, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, मतलब बात क्लियर नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन कदाचित ऐसा कह रहे हैं कभी भी शाम तक आ सकता है ना, आ जाए। नेक्स्ट, तुम बैठो मैं अभी आया, मतलब बात तो किसकी हो रही है, बात हो रही है किसकी, भविष्यत काल की, संभाव्य भूतकाल की, वर्तमान काल की या भूतकाल की। देखो, तुम मेरे पास आए और मैं तुम्हें कह रहा तुम बैठो मैं अभी आया, भविष्यत काल की बात हो रही है क्या, आने वाले भविष्य की नहीं, संभाव्य भूतकाल की बात हो रही है क्या नहीं, भूतकाल की बात हो रही है क्या नहीं, तो राइट ऑप्शन एक ही बचा जिसका नाम है वर्तमान काल। तुम बैठो मैं अभी आया, मतलब तुम तो बैठो तो अभी मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आता हूं, तो मतलब बात किसकी हो रही है, वर्तमान काल की। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, पूर्ण वर्तमान काल को बेटा स्पष्ट कीजिए। वह घूमने जा रही है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मैं बाहर जाऊंगी, वह पढ़ रहा था। कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसने क्या पूछा है, पूर्ण वर्तमान काल। क्या पूछा है लाडले बच्चे, इसने पूछा पूर्ण वर्तमान काल होना चाहिए। वह घूमने जा रही है, मतलब जा रही है, क्या है, जा रही है, मतलब बात अभी पूर्ण नहीं है। मैं बाहर जाऊंगी, मतलब भविष्य की बात हो रही है, अब भविष्य ने इसमें तो पूर्ण वर्तमान पूछा है। वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, मतलब ये भी क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। इसने कहा वह अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, और तो राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा जी इसका, तो राइट ऑप्शन होगा भैया इसमें बी। क्या होगा, बी। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, आप सभी अपने घर जाओ। रात के समय तुम बैठे तो ना किसी के पास में दोस्त, वो कहता है भाई अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, तो मतलब बात किसकी हो रही, पूर्ण वर्तमान काल। भाई अपन अपने घर जाओ रात को, ठीक है, पढ़ने दो। चलिए, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है, क्रिया का सामान्य रूप काल कहलाता है क्या भाई, क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्या, क्रिया का पूर्ण रूप कहलाता है क्या, नहीं। क्रिया के घटित होने वाले समय को क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं काल। जैसे कह देते हैं ना कि 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना, आदि काल, भक्ति काल, भक्ति काल के वो हुए, सूरदास हुए जी, ये हुए जी, तो मतलब ये क्या है, काल। काल क्या है, होने वाली, घटित होने वाली समय का हमें बोध कराता है ना जी। चलिए, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। देखो, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, क्या कह रहा है, अगर वो आएगी ना तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। पक्का इसको भी नहीं पता, क्लियर ये भी नहीं है, बस कह रहा है। तत्कालिक वर्तमान होगा क्या, नहीं। सामान्य वर्तमान काल होगा क्या, नहीं। संदिग्ध वर्तमान काल होगा क्या, या संभाव्य वर्तमान काल होगा क्या, संदिग्ध भी नहीं होगा, वो तो ऐसी संभावना ही जता पा रहा, क्या पता वो ना आवे। ऐसा भी तो हो सकता है चिट्ठी लिख के धरी और वो तो ना आवे, ऐसे भी तो हो सकता है जी। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। पहले चिट्ठियों का जमाना था, है ना, कब, इससे पहले क्या चलते थे, उड़ जा, वो गाना कौन सा है, वो कबूतर वाला है ना, जो उड़ जा काले कोवा, अरे कौन सा है, मैं तो भाई गाने वाने इतने सुनता नहीं हूं, है ना, बताओ कौन सा है, कमेंट्स में लिख दोगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना, कमेंट्स भी आपके बड़े अच्छे चल रहे हैं। गुड इवनिंग सर, और जी वेटिंग वाले भी हैं। ये जो एक बात और बताऊं आपको, ये जो लड़की वाली आईडी बना के ना और आप सभी को मैसेज करते हैं, देखो अभी कमेंट्स में लिख रखा है इसने, कौन है ये, गायत्री क्या लिखा हुआ है, कुमारी, तो क्या कर रखा है, मैं आपकी वेट में हूं। भैया इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ, ये लड़की नहीं होती है, कोई कोई और ही होते हैं, है ना, ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, क्या है बेटा इसमें, सामान्य वर्तमान काल है क्या, अपूर्ण वर्तमान काल है क्या, सामान्य भविष्यत काल है क्या, या संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य वर्तमान काल की तो बात नहीं हो रही, क्यों, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी मतलब भविष्य में जाएगी, अपूर्ण वर्तमान काल की कोई बात नहीं हो रही।
या तो सामान्य होगा या संभाव्य होगा। मतलब जाएगी, गागेगी जिसके बाद में लगा होगा तो बेटा संभाव्य भविष्यत काल होगा। चलिए भाई ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, तो संभाव्य भविष्यत काल होगा। ठीक है, व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है बेटा? व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है लाडले बच्चे? समय। और आप मुझे बताएंगे व्याकरण के जनक किसको कहा जाता है ना? व्याकरण के जनक किसको कहा जाता है? तो सारे बोलेंगे भैया व्याकरण के जनक किसको कहा जाता है, बताओ भाई। ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा। व्याकरण के जनक बताओ जल्दी किसे कहते हैं, है ना? और अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है बताओ? पाणिनि की। अरे गुड, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है बेटा? पाणिनि की। तो भरतनाट्यम बताओ किसकी पुस्तक है? भरतनाट्यम, नाट्य सूत्र, है ना? भरत मुनि की पुस्तक है बेटा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है ना, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं क्या? नहीं। जो क्रिया अभी हो रही है मतलब पूर्ण तो नहीं हुई ना जी, उसे कहेंगे भैया अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। ना सामान्य वर्तमान काल बोलेंगे ना बेटा जी संदिग्ध भूतकाल बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट, किस वाक्य में क्या लिखा हुआ है? हेतु हेतु भूतकाल का प्रयोग हुआ है। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। क्या पूछा इसने? हेतु हेतु मत भूतकाल, मतलब जो क्रिया बीत गई हो। इसने क्या कहा? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, मतलब हिंदी वाले मास्टर जी आएंगे तो हम पढ़ेंगे। तो मतलब किसकी बात कर रहा है? गुरुजी ना आए तो भैया ये तो भविष्य की बात कर रहा। ये तो नहीं हो सकता। इसने तो पूछा भूतकाल जो बीत गया हो। उसने खाना खाया और चल पड़ा, भाई ये नहीं हो सकता बात। अब तक बस जा चुकी होगी, अब तक बस जा चुकी होगी। तो ये भी बात किसकी कर रहा है? ये भी बात कर रहा बेटा आपकी भूतकाल की तो बात कर रहा, लेकिन पूर्ण भूतकाल की बात कर रहा। किसकी? पूर्ण की। क्या बचा? सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। तो राइट ऑप्शन क्या बच गया बेटा? राइट ऑप्शन बच गया आपका डी। क्या कह रहा है? यदि सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, मतलब दुर्घटना होकर निमट ली। और हम लोग आपस में बात कर रहे, खड़े हुए, कहने लगा अगर ये सावधानी बरतते, रॉन्ग साइड ना चलते तो दुर्घटना न होती, मतलब अभी अभी हुई है घटना, है ना? तो वहां पे होगा हेतु हेतु भूतकाल, है ना? चलिए, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? अरे मैंने 3 बार बता दिया भाई। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं और भविष्यत काल के आपके 3 भेद होते हैं। चलिए बहुत अच्छे। इशिता, इशिता गीत गाएगी। इशिता नहीं, हिमांशु भी गीत गाएगा। भविष्य में गाएगा, अभी नहीं गाएगा, है ना? तो इशिता के साथ में और कौन गीत गाएगा? कौन गाएगा? तो सारे बोलेंगे भैया हिमांशु भी गाएगा, है ना? चलिए, इशिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? वर्तमान काल का है क्या? नहीं। सामान्य वर्तमान काल का है क्या? नहीं। इसने कहा है गाएगी, मतलब भविष्य में गाएगी, भूतकाल नहीं। तो राइट ऑप्शन एक ही बचा लाडले बच्चे, वो क्या होगा आपका? भविष्यत काल। हिमांशु भी गीत कब गाएगा? तो सारे बोलेंगे भैया हिमांशु भी गीत भविष्य में गाएगा, है ना? इसी तो अभी गा रही है। चलिए, लता गीत गा रही थी, इसमें से किसका उदाहरण है? लता गीत गा रही थी, तो मतलब गीत पूर्ण तो नहीं हुआ? नहीं। गा रही थी, अभी तो चला है मामला। पूर्ण भूतकाल होगा क्या? नहीं। संदिग्ध भूतकाल होगा क्या? नहीं। सामान्य भूतकाल होगा क्या? नहीं। एक ही बचा लाडले, वो क्या होगा आपका? अपूर्ण भूतकाल। चलिए भाई, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने क्रम है? क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मैं क्या है बेटा जी? यहां पे मैं है, यहां पे कर्ता। क्या है लाडले? कर्ता। पढ़ाता हूं, ये क्या है बेटा जी? क्रिया, है ना? क्या पूछा इसने? इस वाक्य में कितने क्रम है? मैं लड़के को क्या पढ़ाता हूं? तो सारे बोलेंगे भैया मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, एक क्रम तो ये हो गया। मैं किसको वेद पढ़ाता हूं? तो सारे बोलेंगे भैया लड़के को पढ़ाता हूं। मैंने आपको क्या बता रखा कि भैया 2 चीजें जरूर लगा लिया करो, क्या और किसको। अगर आपने 2 चीज लगा ली तो एकदम डायरेक्ट आंसर आप दाड़ देसी मारोगे, देख, है ना? जैसे हमारे गांव में कहते हैं देसी सी भाषा में, दाड़ देसी। समझ रहे? कितने बच्चे समझ रहे हैं इस भाषा का अर्थ? अरे भाई हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है ना, हिंदी के लोगों की भाषा हिंदी, तो अपनी मातृभाषा पे हमको गर्व होना चाहिए। हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, मतलब फिर भी अपनी हिंदी बोलते हैं। यहाँ पे मतलब ज्यादातर स्टाफ वो वाला है, कहने लगे जी आई डोंट नो दिस नो, मतलब, है ना? क्योंकि भाई वो ड्यू से पढ़े हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े लोग हैं, और हम तो भाई अपने वाले क्या है, पढ़े तो हम भी अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन फिर भी अपने जो कभी भी हम कहीं भी किसी भी पायदान पे चले जाएं, जो अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि होती है और उसकी जो चीजें होती है, मतलब बदलना जरूरी है, समय के साथ में बदलना जरूरी है, लेकिन अपना जो एक अस्तित्व होता है उसको उनको हमेशा बचा के रखना चाहिए। और जैसे आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में भी, जब आप सभी ने पढ़ा होगा क्या,
14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान की राजभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो वहां पे सिर्फ जो अंग्रेजी भाषा थी वो 15 वर्ष के लिए वैलिड थी, है ना। लेकिन धीरे 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 समय की मार ऐसी आई कि आज अंग्रेजी उस स्तर पर है, हम नहीं कहेंगे, हम तो राष्ट्रभाषा, आज भी भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी नहीं है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। तो हम तो चाहेंगे कि भारत की जो राष्ट्रभाषा हो और अंतरराष्ट्रीय पटल पे भी अगर कोई भाषा हो उपजे आने वाले समय में तो वो हिंदी हो। जैसे आप सभी को पता होगा, उसके लिए हम विश्व हिंदी सम्मेलन भी कराते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 10 से 14 जनवरी को 1975 नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जिसकी एक थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा एक परिवार है ना। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या मैं जितनी बातें करता हूं ये बातें ऐसा नहीं है कुछ भी कह रहा हूं, कि वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या आपसे विश्व हिंदी सम्मेलन, आपको पता होना चाहिए कि अब तक भारत में कितनी बार विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं? तो 3 बार हुए हैं। पहला हुआ 1975 में और एक तीसरा हुआ, एक आपका 10वां हुआ। पहला हुआ कहां पे? पहला हुआ आपका नागपुर महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ आपका नई दिल्ली में, चौथा हुआ आपका भोपाल, 10वां हुआ आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। अब तक फिर दूसरे नंबर पे पूछेगा कि और कौन सा ऐसा देश है जो अब तक सबसे ज्यादा जहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं? तो बेटा वो होगा आपका मॉरिशस, जहां पे दूसरा नंबर का हुआ, चौथा हुआ और आपका 11वां हुआ। किस दिन याद करवाऊंगा, है ना। बहुत बढ़िया। वह खा रहा था, मैं खा रहा था क्या है भाई? मतलब क्रिया का क्या है? अभी भी चल रही है, कौन सा काल होगा? सामान्य बोध, पूर्ण बोध, संगृत बोध? नहीं, तो एक ही बचा भैया, अपूर्ण। मतलब वह खा रहा था, अब लोग खा के निपटा नहीं भाई, चल रही है मामला, ठीक है। मैंने आम खाया है, वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है, अपूर्ण भूतकाल होगा क्या? संदिग्ध भूतकाल होगा क्या? आसन भूतकाल होगा या बेटा सामान्य भूतकाल होगा? क्या पूछा है? मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, अभी अभी खाया है, तो भैया राइट ऑप्शन होगा आपका आसन भूतकाल। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, सामान्य भूतकाल होगा क्या? नहीं। अपूर्ण भूतकाल होगा क्या? नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा क्या? नहीं। राइट ऑप्शन एक ही बचा बेटा जी, वो क्या बचा आपका? आसन भूतकाल। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, वो किसी को बता रहा है, तो मतलब अभी अभी की बात है। आसन काल, आसन भूतकाल वहां पर होता है जहां पर अभी अभी घटना घटी हो। गुरुजी योग सिखाएंगे, और सिखाएंगे, गे का मतलब बेटा भविष्य काल। तो किसकी बोध करा रहा है? गुरुजी योग सिखाएंगे, वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल? एक ही ऑप्शन बचा भैया, सामान्य भविष्य काल। गुरुजी योग सिखाएंगे, गुरुजी हिंदी पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे का अभी नहीं पढ़ा रहे, गुरुजी पढ़ाएंगे भविष्य में, है ना। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे ना, जाएंगे कब को? भविष्य में। तो सामान्य भूतकाल होगा क्या? नहीं। संदिग्ध वर्तमान काल होगा क्या? नहीं। सामान्य वर्तमान काल होगा क्या? नहीं। भैया पिताजी तो भविष्य में जाएंगे तीर्थ यात्रा, है ना। चलिए 60, लता मंगेशकर गीत गा रही है, मतलब गा के तो नहीं निमटी, अभी चल रहा है सॉन्ग। हाँ जी, तो यह वाक्य किस काल का है? संदिग्ध वर्तमान काल? नहीं। सामान्य भूतकाल? नहीं। अपूर्ण वर्तमान काल? अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा जी? सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताइए। महेश गीत गा रहा था, गा के तो नहीं निमटा ना जी, गा रहा है ना अभी तक जी, तो कौन सा होगा? अपूर्ण काल होगा क्या? पूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल या आसन भूतकाल? बताइए। तो सारे बोलेंगे भैया महेश गीत गा रहा था, तो यहां पे होगा आपका अपूर्ण काल। कौन सा होगा? अपूर्ण। ना पूर्ण भूतकाल हो सकता, ना सामान्य भूतकाल बेटा जी, ना आसन भूतकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है बेटा? पढ़ेंगे 62 क्वेश्चन को, 62 नंबर को। भविष्यत काल में बदलिए, बच्ची रो रही थी, मतलब बच्ची रो रही थी, किसकी बात कर रहा है? भूतकाल की बात कर रहा है। बच्ची रोती थी, हमको तो काय में बदलना था? भविष्यत काल में बदलना था, तो मतलब ये तो भूतकाल की बात कर रहा है। बच्ची रोती है बेटा, वर्तमान काल की बात कर रहा है। बच्ची रो रही है बेटा, अभी की बात कर रहा है, वर्तमान काल की। बच्ची रो रही होगी, भविष्यत काल की बात कर रहा है बेटा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा भाई जी? डी। चलिए, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं क्या? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, या बेटा जी संदिग्ध वर्तमान काल? बताइए उसको क्या कहते हैं भाई? जो क्रिया अभी हो रही हो गया, खत्म तो नहीं हुई ना जी, हो रही है अभी, तो संदिग्ध भूतकाल नहीं, सामान्य भूतकाल नहीं, तो सारे बोलेंगे भैया जो क्रिया अभी हो रही है तो उसे बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा के तो नहीं निपटे? नहीं, अभी तो 78 क्वेश्चन तक जाना है। हाँ जी, तो मतलब यहां पे होगा बेटा जी अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद कल मेरा दिल्ली
जाना, संभाव्य भविष्यकाल में बेटा जिसको बदलना है। और मैं बताऊं आपको, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा, और आप मुझे कुछ भी सुझाव होंगे भविष्य में, और आपके कुछ भी सुझाव होंगे और आप मुझे मैसेज करेंगे, इंस्टाग्राम पे एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहीं फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, तो मैं जवाब देने का काम करूंगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का मुझे सही जवाब बता दीजिए, और ये समझ लो आपका यूपी टेट में बेड़ा पार है, अगर आप ये क्वेश्चन बता देते हैं सही। लेकिन ऑप्शन एक बार ही बताना है आपको, बार बार आपको क्वेश्चन नहीं बताना। बता दीजिए भाई, बता दे। भाई अब ठीक है, बता दीजिए। शायद कल मीरा दिल्ली जाए, जा चुकी तो नहीं हो सकता भाई, जाती है नहीं हो सकता, बताइए जल्दी, बी या सी, बताइए। बहुत सारों का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, मैं लिख दूं अपनी तरफ से, बता दो। ठीक है, दोनों ही बेटा ऑप्शन सही माने हैं आयोग ने। और कौन से में माने हैं? अभी उत्तर प्रदेश जो पुलिस की परीक्षा हुई थी 2024 में, उसमें आयोग ने बी और सी दोनों ऑप्शन को सही माना है। तो राइट ऑप्शन बेटा जाएगी और जाए। शायद कल मेरा दिल्ली जाए, ये भी बात सही है, शायद कल मेरा दिल्ली जाएगी, है ना, हमारे पास आ जाएगी यही सेंटर पे, हम बता देंगे कैसे हिंदी उसको पढ़ रही है गुड़िया को। ठीक है, चलिए। सीमा कल दिल्ली जाएगी, मतलब भविष्य की बात कर रहा है भाई जी, तो वर्तमान काल होगा क्या? नहीं। भूतकाल होगा क्या? नहीं। अपूर्ण भूतकाल होगा क्या? नहीं। तो राइट ऑप्शन एक ही बचा बेटा, क्या? भविष्य काल। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं प्रतिदिन विद्यालय गया, जाता हूं, या जाऊंगा, या जा रहा हूं। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या? मैं प्रतिदिन विद्यालय जाऊंगा? नहीं भैया। जा रहा हूं? नहीं। तो राइट ऑप्शन एक ही बचा बेटा, क्या? मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। राइट ऑप्शन बेटा इसका यही बचा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यह कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य। क्या पूछा है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेल के तो नहीं निपटे ना जी, खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं का मतलब क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल तो नहीं हो सकता भाई, सामान्य भूतकाल नहीं हो सकता, सामान्य भविष्य काल नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा जिसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल बेटा। आगे, निम्नलिखित में से सामान्य भविष्यत काल का वाक्य चुनिए। वह खाना खा रहा है। खा रहा है का मतलब क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है भाई। वह खाना खाएगा, वह खाना खाता है, यह भी नहीं हो सकता। वह खाना खा चुका है, पूर्ण वर्तमान काल है। हमको क्या बताना था? हमको तो बेटा जी भविष्यत काल बताना। सामान्य, वह खाना खाएगा मतलब भविष्य में खाएगा ना जी। नेक्स्ट, मोहन पुस्तक पढ़ चुका है, मतलब पढ़ी तो नहीं अभी, नहीं पढ़ चुका भाई। मोहन पुस्तक पढ़ चुका है, यह कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान भूतकाल, या आपका भविष्यत काल? क्या पूछा है? मोहन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। पढ़ चुका है तो मतलब पढ़ चुका है तो मतलब क्या होगा भाई, बताइए जल्दी। तो यहां पे मुझे एक ही राइट ऑप्शन दिख रहा है, पूर्ण वर्तमान काल। बताइए पूर्ण वर्तमान काल होगा क्या? मोहन पुस्तक पढ़ चुका है, बात क्रिया बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो भाई राइट ऑप्शन होगा पूर्ण वर्तमान काल। बहुत बढ़िया भाई। जब मैं पहुंचा तब वह जा चुका था, बताइए भाई से राइट ऑप्शन इसका। जब मैं पहुंचा तब वह जा चुका था, तो था का मतलब क्या है भाई? कि जो चीजें है वो बीत गई, तो वर्तमान काल तो नहीं हो सकता भाई, सामान्य भूतकाल भी नहीं हो सकता भाई, अपूर्ण वर्तमान काल भी नहीं हो सकता, या भूतकाल। तो राइट ऑप्शन एक ही बचा बेटा, पूर्ण भूतकाल। क्या एक बार और पढ़ेंगे क्वेश्चन को? क्या जब मैं पहुंचा तब वह जा चुका था, मतलब चीजें जो है जा चुका था तो मतलब वो निकल के भाग गया, है ना। तो मतलब भाग गया तो मतलब क्या रहेगा? वो तो पूर्ण काम हो गया, और भूतकाल मतलब वो घटना बीत गई उसको, है ना। हम क्रिकेट एक बार और देखें भाई, बिल्कुल देख लेंगे, बताएंगे। जब मैं पहुंचा तब वह जा चुका था, जा चुका था तो मतलब भाई पूर्ण भूतकाल ही बैठ रहा है। ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे थे, यह कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल होगा क्या? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, या बेटा वर्तमान भूतकाल? क्या पूछा है? हम क्रिकेट खेल रहे थे, काम पूरा तो नहीं हुआ, नहीं अभी तो चल रहा है खेल। ठीक है, तो मतलब जब खेल रहे थे तो क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, है ना। सामान्य भूतकाल नहीं होगा, पूर्ण भूतकाल नहीं होगा, वर्तमान भूतकाल आपका नहीं होगा बेटा जी। हम कल क्रिकेट खेल रहे थे, फिर यही आ गया खेल रहे थे, तो मतलब क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा बेटा, है ना। चलिए,
निम्नलिखित में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिए। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिए। मैं बाजार गया, मैं बाजार जाता हूं, या मैं बाजार जाऊंगा, या मैं बाजार गया था। क्या पूछा? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल था, जाऊंगा, गया, तो बेटा एक ही बचा है राइट ऑप्शन। क्या? मैं बाजार जाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है भैया, 100% वाला है ना। ठीक है। राधा खाना बना रही थी, बना के तो नहीं निमटी, नहीं बना रही थी ना अभी जी। तो यह कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या बेटा जी भविष्यत काल? क्या पूछा है? राधा खाना बना रही थी, तो मतलब भैया अपूर्ण भूतकाल इसका राइट ऑप्शन होगा, है ना। चलिए, वाक्य का काल पहचानिए। अगले वर्ष में प्रतियोगिता में भाग लूंगा, मतलब अगले वर्ष की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, तो वर्तमान काल तो नहीं हो सकता, भूतकाल तो नहीं हो सकता भाई, पूर्ण भूतकाल भी नहीं हो सकता। भविष्य की बात करेगा तो भाई भविष्यत काल ही देखेंगे, जब भाग लेगा तब देखेंगे, है ना। शिक्षक पढ़ा चुके हैं, नहीं भाई, 2 क्वेश्चन और रुके हैं तब खत्म होगी हमारी तो बात। यह कौन सा काल है? तो शिक्षक पढ़ा चुके हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, या पूर्ण भूतकाल तो नहीं हो सकता भाई। शिक्षक पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, अपूर्ण भी नहीं हो सकता क्योंकि बात इसने पूरी कर दी। तो भैया एक ही बचा, पूर्ण वर्तमान काल। क्या होगा लाडले बच्चे? पूर्ण वर्तमान काल। वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, हमको तो कितना हो गया? 2 घंटे से ऊपर का समय हो रहा है भाई। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ा नहीं भाई रहा, पढ़ रहा है। यह कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा क्या? अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, या बेटा जी भविष्यत काल? बताइए भाई, क्या पूछा है? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब खुद ही अपने आप पढ़ रहा है। बताइए भाई कौन सा होगा? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, भविष्यत काल की बात होगी क्या? नहीं। सामान्य वर्तमान काल है क्या? नहीं। अपूर्ण या पूर्ण? मैंने बताया था जहां पर कहीं पर रही आ जा, रहा आ जा, तो भैया वो क्या होगा? अपूर्ण होगा। तो राइट ऑप्शन बेटा एक ही बचा जिसका नाम है बी, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होगा लाडले बच्चे? अपूर्ण वर्तमान काल। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई भैया। राम विद्यालय जाता है, जाता है ये पकड़ना है बस, मेन चीज ये है बेटा जी। राम विद्यालय जाता है, भूतकाल होगा क्या, वर्तमान काल होगा क्या, भविष्यत काल होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? राम विद्यालय जाता है। जाता है का मतलब भूतकाल तो नहीं होगा भाई, भविष्यत काल तो नहीं होगा। क्या बच गया? एक ही बच गया। राम विद्यालय जाता है तो मतलब वर्तमान काल की बात है ना। वर्तमान काल में भी कौन सा होगा वो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। 78 क्वेश्चन के बाद तो नहीं है? नहीं। अगर आपको क्लास जैसी भी भाई लगती है, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट्स में सुझाव जरूर रखें, है ना। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्या रहेगी कि मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर कोई सगा संबंधी है आपका, आज से 9-10 दिन आपके परीक्षा में रह गए, क्योंकि आपको माइंड को रिलैक्स भी देना होता है, तो आप ये जितनी भी हमारी सीरीज, मैंने अभी तक 8-10 इसमें सीरीज करा दी, 5-7, 6 के लगभग हमारी सीरीज हो चुकी है, 7। तो 7 के 7 क्लासों का आप लिंक भेज देना। मैं ये कह रहा हूं जितना कोई 6 महीने में हिंदी पढ़ के करेगा थ्योरी के साथ में, तो ये इन 6-7 क्लासों में झंडा गाड़ देगा। इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार, जय हिंद। और कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट्स में लिखना ना भूलें। नमस्कार।